कि जिस प्रकार से हमने नेहरू को एज ए ग्रैंड डेमोक्रेट पैकेज किया, अब मैं लार्जर क्योंकि आपकी किताब का कॉन्टेक्स्ट है, वाज ही रियली दैट डेमोक्रेट? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता रह चुके हैं, वो कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिल जाएंगी तो फिर हम संविधान बदल देंगे। तो देयर इज अ होल कंसिस्टेंसी ऑफ आर्गुमेंट कि इस सरकार का भारत के संविधान में यकीन नहीं है। अंबेडकर जी का व्यू ऑन रिजर्वेशन एंड नेहरू जी का व्यू ऑन रिजर्वेशन क्या था, एंड वाज दैट नॉट अ फैक्टर? बहुत फर्क था। एक सेकंड सर, एंड अंबेडकर व्यू ऑन 370 एंड कश्मीर एंड नेहरू, आपने वो चैप्टर तो मानो ऐसे डिलीट मार दिया और केवल नेहरू जी का उनका इस पे हिंदू कोड बिल पे ही डिफरेंसेस था। और ये चाचा नेहरू जब कर ही रहे थे तो केवल हिंदू कोड बिल नहीं दिखा, उनको मुस्लिम कोड बिल नहीं दिखा था तब। नेहरू थोड़ा हमको विस्तार से नेहरू जी ने तो खुद कहा था कि मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं। यहाँ तक राजीव गांधी ने भी, नहीं सबको मालूम है सर। अब मैं एक सर नहीं सुनाई करण, अब मैं एक सवाल, साफ है वो तो रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन। आखिरी के दिनों में जब सरदार पटेल बीमार हुए तो नेहरू जी उनके पास जाते हैं, जो बार बार कहा जाता है सरदार पटेल नेहरू के अंदर बहुत वो है। उनका हाथ पकड़ के सरदार ने कहा कि नेहरू, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरे पे भरोसा है। आशुतोष जी थे वहीं पे, ड्रामेटिक वे में बताया तो वो कहे उनका हाथ पकड़ के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म के बारे में लिखा, अगर आज मैं बोलूं तो मेरे घर पे पत्थर पड़ेंगे, वो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा है, जिसको हर हालत में रोकना। एक ही वाक्य का कौन? और अंबेडकर जी ने इस्लाम के बारे में क्या कहा? इतनी बड़ी बात कह दी। मैं बाबरनामा मैंने पढ़ा है। हाँ। बाबरनामा हर आदमी को पढ़ना चाहिए। अच्छा। बाबर ने हिंदुस्तान में आया जी, हिंदुस्तान पे कब्जा किया, अगर आप जोड़ना चाहें, मुगलिया सल्तनत बनाई। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो आर्ट लवर नहीं था। इसका मतलब ये तो नहीं, ना बोलते रहिए सीरियस। आप बाबरनामा पढ़िए और उसके बाद आपको तो उसकी पर्सनालिटी का एक फैसेट ये भी था। मेरा तो साफ तौर मानना है, मुगलों की ये आर्ट लविंग कैपेसिटी को तो आपने ये औरंगजेब टोपियां सिलता था, अरे औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम किया, औरंगजेब ने गुरुओं को मारा, औरंगजेब ने जिजिया लगाया। गांधी पे मतलब कंसेंसस है या नहीं कंसेंसस है? गांधी तो राम राज्य चाहते थे, फिर तो राम पे होनी चाहिए सहमति सबसे पहले। फिर जब गांधी से पूछा गया कि राम राज्य कैसा होना चाहिए, जवाब है आपके पास, राम राज्य जो होना चाहिए वो अबू बकर, अभी कोट करिए, अभी गूगल करिए, बोले अबू बकर, उनके बाद वाले उस्मान, उमर, उनके समय में जैसा राज्य था वैसा होना चाहिए। राम राज्य इज इक्वल टू, अभी गूगल करिए, अभी आप अबू बकर, अभी आपको मिलेगा। करण वर्मा अनप्लग्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ दो महारथी जुड़े हैं। देखिए, भारतीय पॉलिटिक्स में अगर वाद विवाद संवाद ना हो तो फिर बात कैसे बनेगी? तो आज दोनों पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे दाहिने तरफ, और शायद ये सिंबॉलिक भी है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रखर आवाज राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी। इनके जो सबसे बड़े चिर प्रतिद्वंदी भी अगर होंगे तो वो ये जरूर मानेंगे कि भाई बोलने की कला से इन्होंने सब लोहा मनवाया है, और हम चाहेंगे कि आज उसी का हम एक सामने जीता जागता उदाहरण भी देखें। तो शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे बाएं तरफ, ये भी सिंबॉलिक ही है, देखिए अब क्या करा जा सकता है, एक और प्रखर आवाज विपक्ष की तरफ से मैं तो कहूंगा, बिकॉज ये साफ कहते हैं मैं मोदी की आलोचना करता हूं, देश की नहीं। बहुत एक इनकी फेमस लाइन है। वरिष्ठ पत्रकार, कई किताबें इन्होंने लिखी, अभी मैं पढ़ रहा था आपकी किताब रिक्लेमिंग भारत। आशुतोष जी, आपका स्वागत। कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू बुक। वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए आप आग लगाने हम दोनों को बुलाए हैं। नहीं मैं जो काम दंगल पे होता है, हल्ला बोल पे होता है, आप करना चाहते हैं, पर मैं उससे पहले बता दूं, मैं और मेरे में दो सिमिलैरिटीज है। अच्छा, बताइए। दो सिमिलैरिटी ये है कि पहली सिमिलैरिटी ये है कि जैसे मेरे भ्राताशी के साथ विचारों के मतभेद है, वैसे इनके भी इनके भ्राताशी, आपके बड़े भाई है छोटे भाई है, तो इनके भी उनके छोटे भाइयों के साथ। पर हालांकि मैंने सुना है, बरखा के पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि आपके साथ ही रहते हो।
नहीं अब नहीं रहे, पहले पहले थे। आपने निकाल दिया उनको। नहीं नहीं देखिए इतना मोटी परिवार से घर से निकाल दिया। दिया। और दूसरा ये है जो इनको शायद नहीं पता कि ही लव्स कैट्स एंड आई आल्सो लव। अरे तो अब आपने देखा होगा ये शॉर्ट पॉइंट ब्लैंक वाले यहाँ पे बैठे हैं, कई बार इनके वीडियो में आवाज पीछे से आ रही होती है। हाँ। तो लोग बताते हैं कि आशुतोष जी रो रहे हैं, पर वो कैट्स की आवाज आती है। पर आपकी कैट्स जब आप टीवी करते हो घर से, वो एकदम वो cats- यहाँ बैठी थी, हाँ एक दो बार उन्होंने जैसे debut भी कभी किया आप है। करते होते हाँ। तो यहाँ के बैठ जाते। जंगली बिल्लियां हैं सारी। अच्छा। सारी जंगली बिल्लियां, डॉन की जंगली बिल्लियां हैं। तो शुरू करते तो हैं ये बस ये इतना ही हम लोगों में यूनिटी है, बाकी सब चलिए चलिए देखते हैं अभी क्या पता आज एक चीज होती है हृदय परिवर्तन, क्या पता आज इस डिबेट में हृदय परिवर्तन हो जाए कहीं। आजकल होता है ना वो डिबेट्स में भी हो रहा है कि इधर के उठ के इधर आ जाएं। अंजना जी कराती हैं डिबेट, देखिए हृदय परिवर्तन नहीं, उसको बोलते हैं राष्ट्र हित को आगे रखना, जो शशि थरूर जी कर रहे हैं। अब देखो वो मानने को तैयार नहीं है। चलिए तो चलिए। देखिए इसमें एडवांटेज ना थोड़ा सा मैं आशुतोष जी को दे रहा हूँ शुरुआत में। एडवांटेज ये होगी क्योंकि ये आलोचक हैं, हाँ। तो ये थोड़ा आलोचना भी करेंगे, फर्स्ट शॉट इनको मिलेगा। जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था ना, द फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज बिलोंग पर्टिकुलरली टू द माइनॉरिटीज एंड स्पेशली टू द मुस्लिम्स, तो पहला हक इनका है। तो आशुतोष जी आपकी किताब मैंने पढ़ी, रिक्लेमिंग भारत, काफी पढ़ी, अभी पूरी नहीं पढ़ी। एक बात आपने बहुत जोर शोर से कही, मैं चाहता हूं उसको जरा आप थोड़ा सा आर्टिकुलेट करें, फिर मैं इनका जवाब लूं, कि ये जो करंट सरकार है ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी हो ही नहीं सकती क्योंकि इनकी मूल भावना ही कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। तो इन्हीं मूल भावना से, आरएसएस की मूल भावना से जो मोदी जी निकले वो फॉलो कर ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे जरा आप देखिए मैं प्रकाश तो डालें। न केवल किताब में, मैं तो कई जगह इसको बोल भी चुका हूं कि इस सरकार का भारत के संविधान में यकीन नहीं है। नहीं है। क्यों मैं ये कहता हूं ये बात? क्योंकि जिस विचारधारा से आते हैं और जो इनके विचार परिवार के जो आदि पुरुष हैं जी, और जो इनका टेक्स्ट है उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। जैसे अगर आप 1926 नवंबर 1950 को जब संविधान एक्सेप्ट हुआ, अडॉप्ट किया गया, तो गुरु गोलवलकर का अपना स्टेटमेंट है कि मुझे इस संविधान में यकीन नहीं क्योंकि इसमें भारत की आत्मा नहीं है और इसमें हमारे झंडे में 3 रंग है जो एक तरीके का अपशकुन है। उसके बाद पूरी एक सीरीज है और वो सीरीज 2007 तक चली आती है, जब सुदर्शन जी खुद कहते हैं कि करण थापर उनको इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि आपको भारत के संविधान में यकीन है, तो वो कहते हैं कि नहीं। फिर कहते हैं क्या होना चाहिए, बोला इट्स स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात उन्होंने 2000 में भी कही थी सुदर्शन जी ने, ये बात उन्होंने 2007 में भी कही थी। उसके पहले रज्जू भैया ने, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो आरएसएस के चीफ हुए थे, उन्होंने तो इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर ये बात कही थी। फिर अगर आप अभी आके देखें 2024 के चुनाव में, तो जो बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स हैं और वैसे भी लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया। खैर इसको किनारे छोड़ दीजिए। अब दीनदयाल उपाध्याय इनके सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं, जो 1985 में जो उन्होंने, बीजेपी ने गांधीयन सोशलिज्म को हटा के जब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को एक्सेप्ट किया, तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो 4 दिन का व्याख्यान माला थी पुणे में 1965 में जी, उसमें वो कहते हैं कि हमें ये जो भारत का जो फेडरलिज्म है ये भारत को कमजोर करता है। फिर ये भी कहते हैं कि भारत की एकता अखंडता के खिलाफ है हमारा संविधान, और साथ ही साथ बहुत सारी बातें, साथ ही साथ वो धर्मराज्य की बात करते हैं। अच्छा, तो अब इतने सारे जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं, चलिए इनका तो जवाब देना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, तो देखिए आज से शुरू करते हैं, और क्योंकि इतिहास का इन्होंने हवाला दिया है, और एक चीज अच्छी है आशुतोष जी की कि ही हैज द हिस्टोरिकल डेटा आल्सो, तो हिस्टोरिकल डेटा पे भी जाएंगे। आज की तारीख में एक ही जगह थी जहां पर आम्बेडकर जी का संविधान लागू नहीं था, वो था जम्मू कश्मीर। अगर हम मूलतः संविधान विरोधी, आम्बेडकर विरोधी रहते, तो जम्मू कश्मीर में जो ऐतिहासिक भूल थी 370 और 35A के नाम की, उसको हटाकर भारत का संविधान पहली बार कब लागू हुआ? भारत का तिरंगा वहाँ पर कब लहराया? लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा कब लहराया? उसके बाद वाल्मीकि समाज को पहली बार वोटिंग का और आरक्षण का अधिकार कब मिला? तो ये तो हुई आज की बात। अब मैं आना चाहता हूँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, और क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री कोट की है, EMS नंबूदरीपाद ने खुद ने बोला था, आई विल रेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। अगर हम स्टेटमेंट्स को ही पकड़े, हालांकि मैं कंटेस्ट करूंगा कि वो स्टेटमेंट्स किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए, परंतु ये स्टेटमेंट तो अनडिस्प्यूटेड है कि EMS नंबूदरीपाद ने कहा था 1950s में। तब क्या आप लेफ्ट पार्टीज को एंटी कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से अधिक बार अमेंडमेंट किए गए, उस समय पर भी अमेंडमेंट किए गए जब पूरा विपक्ष जेल में था,
तो क्या अंबेडकर जी का संविधान अपने आप में परिपूर्ण नहीं था कि कांग्रेस को लगा 100 बार अमेंड कर दे? तो इसका मतलब कि संविधान की मूल भावनाओं से इतर कांग्रेस सोचती थी। अगर संविधान की ही बात है तो मुझे बताइए, मुस्लिम आरक्षण, मैं नहीं कह रहा हूं बैकवर्ड आरक्षण, बैकवर्ड मुस्लिम्स में है, उनको आइडेंटिफाइड बैकवर्ड क्लास कमीशन करे जैसे आंध्र में किया तो दीजिए ना उनको, पर मुस्लिम आरक्षण कहकर आरक्षण देना क्या ये अंबेडकर जी की सोच के साथ कंपैटिबल है क्या? और आखिरी बात, इमारते शरिया के कार्यक्रम में जाकर कहना कि संसद द्वारा पारित कानून जिसको संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं लगी, वक्फ का कानून, जो वक्फ का राइट किसी जैन को नहीं है, क्रिश्चियन को नहीं है, किसी और कम्युनिटी को नहीं है, राइट टू इक्वालिटी की बड़ी बातें होती है, उसके इतर जाकर इमारते शरिया में कहना कि हम ये कानून लागू करेंगे जो शरिया डोमिनेटेड नेशंस में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि चाहे आज की बात हो या चाहे पुरानी बात हो, संविधान के खिलाफ कौन रहा है? और देखिए, संविधान निर्माता के प्रति, अंबेडकर जी के प्रति लालू जी ने तो पैर के तले रख दिया फोटो। आए दिन जिस प्रकार से अंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखना हो, या उनके 5 तीर्थ को न संवारना हो, या अंबेडकर जी की बातों के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की बात करना हो, ये तो कांग्रेस कर रही है। तो मुझे लगता है मूलतः अगर कोई संविधान विरोधी इस देश में असलियत में है, वो केवल कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम है। क्या कहेंगे आप आशुतोष जी, ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है, जो एक बात है, ये तो मूल भावना जो संविधान की उसके तो विरुद्ध है ना? ये आप मानते हैं चीज? और 370 की जो इन्होंने एक बात कही, देखिए हमारे संविधान में और संविधान के मानने वालों में बहुत सारे एब्रेशंस हैं, बहुत सारे उन्होंने कुछ ने माने कुछ ने नहीं माने, वो अलग तरीके की डिबेट है। लेकिन आप अपने मूल टेक्स्ट में, जो आपका मूल टेक्स्ट है, जो आपको प्रेरणा देता है, जिसको आप आगे लेके चलते हैं, जिसको आप अपनी विचारधारा कहते हैं, अगर उसमें ये बातें लिखी हुई है, उसमें कौन सी बात आप कह रहे हैं स्पेसिफिक? जैसे आपने अभी दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करी, मुझे थोड़ा सा पता है दीनदयाल उपाध्याय जी का, उन्होंने एक बात कही जो आपने अभी उठाई, धर्म राज्य की। तो धर्म राज्य में क्या चीज ऐसी विरुद्ध हो गई? भाई धर्म तो एक ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है ना। धर्म को हम पूजा पद्धति या मजहब या उससे क्यों जोड़ रहे हैं? धर्म तो इज एन ऑल इनकम्पसिंग वर्ड, मतलब आप उसको वैसे क्यों देख रहे हैं? मुझे जरा इस पे थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। पूरा उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ेंगे, और खासतौर पर तीसरे या चौथे दिन का जो व्याख्यान माला है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि धर्म राज्य, कहते हैं कि धर्म ही सॉवरेन होना चाहिए, नॉट द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल बट सॉवरेनिटी ऑफ व्हाट इज धर्म। फिर वो कहते हैं अगर धर्म किसी एक आदमी के साथ है तो फिर उसकी बात मानी जानी चाहिए, संसद की बात और लोगों की बात नहीं मानी जानी, मेजॉरिटी की बात। ये लिखा हुआ उन्होंने। अब अच्छा है ना। तो अब जब आदमी इस स्तर पे जाके बात करता, फिर आप धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर कल इस्लाम में भी लोग अपने हिसाब से धर्म की मजहब की परिभाषा कर। मैं जो कह रहा हूं कि जहां कहीं भी कोई भी टेक्स्ट अगर ये कहता है कि अगर धर्म एक आदमी के साथ है तो उसकी बात मानी जानी चाहिए, न कि उनकी बात जो मेजॉरिटी है, तो ये तो लोकतंत्र की मूल आत्मा के ही खिलाफ है, भारत के संविधान के आत्मा के खिलाफ। और ये बात मैं क्यों कहता हूं? देखिए, जब 1980 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसने गांधीयन सोशलिज्म को अपनाया, और 1984 में जब बुरी तरीके से हार गए, तब 1985 में इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को बाकायदा अपना एक, जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल टेक्स्ट के तौर पर अडॉप्ट किया उसको। आज तक बीजेपी ने उसको डिसोन नहीं किया, और उसमें यह लिखा हुआ भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। क्यों वो कहते हैं इसलिए क्योंकि ये जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दरअसल भारत को कमजोर करता है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ये भी कहते हैं, इस पे जरा एक छोटी बात बोल दूं मैं इस पे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहे हैं। जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बात थी, वो ये बोल रहे थे कि भाई कोई बंगला की बात कर रहा है, कोई तमिल की बात कर रहा है, कोई मराठी की बात कर रहा है, तो भारत माँ की कौन बात करेगा? He wanted to talk of unity, कि भाई the larger thing rather than being divided। आप इसको एंटी फेडरलिज्म समझ रहे हैं? नहीं, वो मैं तो ऐसे देख रहा हूं। ना, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था कि भाई भारत माँ की फिर कौन बात करेगा? वो उन्होंने, मैं अभी तो मेरे पास शायद नहीं होगा, बट उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये लिखा है। चलिए इस पे आते हैं, आप बोलिए। भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है, और ये भी कहते हैं कि ये जो संघवाद है ये कमजोर करता है भारत को, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैं फेडरलिज्म तो आपका बेसिक, मैं 2-3 विषयों पे जल्दी बात रख लेता हूँ। देखिए, पहले तो हमारे भारतीय संस्कृति में जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है, यतो धर्मस्ततो जया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी एक प्रमुख पंथ की बात कर रहा है क्या? धर्म मायने राइचियसनेस, जो धर्म हम लोग सही चीज़ को करना, इसको मानते हैं। हमारे लोकसभा में भी धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सालों से, वर्षों से, बीजेपी आने से पहले से मोटो है।
तो क्या उस समय की सरकार जो है एक धर्म को कर रही थी? महात्मा गांधी जी ने तो राम राज्य की परिकल्पना की, उनके आखिरी शब्द हे राम है। तो ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, ये हमारे देश की अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। तो इसको संकीर्ण दायरे में नहीं देखना है। हम धर्म निरपेक्ष नहीं, हम पंथ निरपेक्ष देश है। धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकते? क्या हम अधर्मी देश बने क्या? दूसरी बात जो उन्होंने कही, देखिए मैंने एक चीज फैक्चुअली कोट की, जो वो डिसएग्री नहीं कर रहे। अगर आप एक सो कॉल्ड स्टेटमेंट की ये संविधान विरोधी स्टेटमेंट है संघ का, आप ये कह रहे हैं, मैंने आपको ईएमएस नंबूदरीपाद पे स्पेसिफिकली पूछा, उस पर आपने स्टैंड नहीं लिया। मैं अभी बोलता हूँ। हाँ, पर दूसरी बात मैं उसमें 2-3 बातें जोड़ता हूँ। आपने अभी फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात की। सबसे ज्यादा 356 का दुरुपयोग और एक प्रकार से मैं कहूँगा दुष्कर्म करते हुए उसको किसने यूज किया? सरकार डिसमिस करने। इनफैक्ट आशुतोष जी, जो पहली चुनी हुई दुनिया की कम्युनिस्ट सरकार 1959 में नंबूदरीपाद की ही किस महाशय ने डिसमिस की? और आखिरी बात, संविधान में जो मेन अधिकार होता है, वो जो सबसे बड़े ये उनके वकालत भी करते हैं और हम भी करते हैं, इज द राइट टू जुडिशियल रिव्यू। एक ही बार है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए, सिविल लिबर्टी सस्पेंड हुई, और जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है वो सस्पेंड करके उसको तहस नहस किया गया। वो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने किया। मैं आपको इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। आपने तो प्रखरता से अपने पत्रकारिता के दिनों में कांग्रेस की पजामा भी खोले। पर मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस का इकोसिस्टम, विच आई डोंट कंसिडर यू टू बी पार्ट ऑफ, कांग्रेस का इकोसिस्टम आज लेक्चर देने की स्थिति में है इन विषयों पर? मेरा सवाल, लेफ्ट और कांग्रेस के इकोसिस्टम, ये 356 का मिसयूज और नंबूदरीपाद जी की जो सरकार की, इस पे जरा स्पेसिफिक जरा बताइएगा कुछ। एमएस नंबूदरीपाद ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट गलत था, उसकी निंदा होनी चाहिए। बट उसमें क्या उसके बाद के जो तमाम भारतीय सीपीएम के जो तमाम जनरल सेक्रेटरीज थे, क्या उन्होंने उसको रिपीट किया? एंड उनकी जो सरकार डिसमिस करी उस टाइम, मैं आ रहा हूं, क्या उसको उन्होंने किया? ये तो हर आदमी को मानता है कि जो लेफ्ट है या वामपंथ है वो अपनी विचारधारा में हिंसा की बात करता है। आशुतोष जी, आपका एक छोटा सा इसमें पॉइंट, आप जो ये बात कह रहे हैं कि भाई नंबूदरीपाद ने जो कहा वो गलत है, उसके सक्सेसर्स ने जो कहा वो संविधान विरोधी बात है। ऐसे तो फिर हम कोई अगर बात आरएसएस की या किसी की आप उठा लेते हैं 80s में, 90s में, 70s में, फिर व्हाई डू यू पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश टिल नाउ? डबल स्टैंडर्ड, दैट इज अ क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है ये। 1985 से गोलवलकर 2007 तक एक लंबा एरा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हाल की बात है। दूसरा, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन नाम में उनका भूला, जिनके भी हाल में डेथ हुई है, उन्होंने तो मिनट में बाकायदा आर्टिकल लेके कहा था कि वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हाल 2023 से 2022 की बात। बीजेपी ने कहा हम उनकी बातों से सहमत नहीं, हम उससे डिसोसिएट करते, बट समबडी होल्डिंग सच अ प्रोमिनेंट पोजीशन इज एडवोकेटिंग समथिंग लाइक दिस। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता रह चुके हैं, वो कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिल जाएंगी तो फिर हम संविधान बदल देंगे। तो देयर इज अ होल कंसिस्टेंसी ऑफ आर्गुमेंट। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, जो ईएमएस नंबूदरीपाद ने बात कही है वो संविधान विरोधी बात है और वो देश के संविधान के खिलाफ बात है, उसकी निंदा होनी चाहिए और जम के निंदा। जहां तक धारा 356 की बात है, धारा 356 का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया, गलत तरीके से किया, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन क्या वो अपने मूल में भारत के संविधान के खिलाफ है? एक तो दुरुपयोग करना एक अलग प्रश्न हो गया, दूसरा पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करके उसको बदलना ये अलग तरीके की बात हो गई। कांग्रेस ये तो है ही ना खिलाफ। 356 अगर आप दुरुपयोग कर रहे हो, 75 में इमरजेंसी लगा रहे हो, इससे बड़ी हत्या क्या होगी सर? गलत है, मैंने कहा गलत है। अब जो बात बार बार ये कही जाती है कि आपने भारत का संविधान 100 से बार चेंज किया, तो ये तो जब उस वक्त तो संविधान बना था उस वक्त भी ये डिबेट हुई थी और ये कहा गया था कि अगर भारत का संविधान अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लगातार इसमें परिष्कार की जरूरत है, इसलिए ही तो उसमें इनबिल्ट मैकेनिज्म रखा गया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। द इशू ये नहीं कि अमेंडमेंट का प्रावधान है या नहीं, इशू ये कि उसका दुरुपयोग किया गया। वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सर मुझे एक बात बताइए, इन्होंने आपको दुरुपयोग के इंस्टेंसेस बताए सबसे बड़े, गलत है। आपने गलत बोला। इन्होंने कब दुरुपयोग किया, जरा इनको भी इंस्टेंसेस गिना दीजिए। जैसे इन्होंने 356 का मिसयूज गिनाया, इन्होंने इमरजेंसी गिनाया, इनकी बातें छोड़िए, इन्होंने कब कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करी, जरा इनको गिनाइए। आप देखिए उत्तराखंड में क्या किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया था। अरुणाचल प्रदेश में क्या सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया? क्या चीज करी अरुणाचल प्रदेश में? सरकार बर्खास्त हुई थी ना, सरकार हटी थी ना। अब दूसरी बात आप देखिए, दूसरी बात क्या, धारा 356 अगर आप देखेंगे तो 2004 बल्कि 2002 के बाद से उसने रेगुलरिटी से सरकारें नहीं बर्खास्त हुई। मनमोहन सिंह के जमाने में भी देख लीजिए कौन सी सरकार बर्खास्त हुई, मैं पूछता हूं आपसे। अटल जी के जमाने में भी देख लीजिए,
1 या 2 सरकार बर्खास्त चलिए, हुई थी आप और बताइए। सेम तो ओवर पीरियड देखिए, ऑफ टाइम अब कॉन्स्टिट्यूशन मैं इवॉल्व कर रहा है। बड़े सम्मान के साथ आशुतोष जी को जब मैंने लेफ्ट का एक स्टेटमेंट दिया, जो वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि लेफ्ट का क्या पोजीशन है, उन्होंने इनफैक्ट हवाला भी दिया कि उनका वायलेंस की प्रति, मतलब बुलेट की प्रति ज़्यादा रुझान था, बैलेट पे कम था। तो उनके प्रति जो फॉरगिविंग नेचर है, नहीं उन्होंने उस समय पर बोल दिया, आज तो नहीं। सर आज भी केरला इज द ओनली गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दैट अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी। अभी ये कंट्रोवर्सी हुआ था 1-2 महीने पहले कि केरला सरकार, उसके पास तो नहीं है ना फॉरेन अफेयर्स, उनके पास तो नहीं है ना, क्या स्वतंत्र राष्ट्र हो चुका है केरला, फॉरेन अफेयर्स के लिए सेक्रेटरी डाल दिया था। केंद्र का कोई कानून पारित होता है तो मैं हैरान हूं कि पार्लियामेंट का पास कानून लोग बोलते हैं हम लागू नहीं होने देंगे। ये फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान है क्या? देखिए नहीं, मेरी पूरी बात हाँ हाँ बोलिए प्लीज। जिनके आज के एक्ट्स ऐसे हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन प्योरली, मैं ये फिर से रिटरेट कर रहा हूं। एक है आंध्रा मॉडल, आंध्रा मॉडल में भी चंद्रबाबू नायडू वकालत करते हैं कि गरीब समाज के जो लोग हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग में आते हैं मुस्लिमों में, उनको मिलना चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं। गुजरात में भी ये सब जगह है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड क्लास ने उनको आइडेंटिफाई एज ए बैकवर्ड किया है, फिर उनको मिलता है, नॉट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। पर यहां पर रेवांत रेड्डी का आपने स्टेटमेंट देखा, आपने डिबेट की है। कर्नाटका में तो फर्स्ट राइट दे दिया बजट में, और मनमोहन सिंह का 1 नहीं 2 बार बयान है कि फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द फेस ऑफ इट है। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास कमीशन ने बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया गया। उन एक्शंस को आप कैसे बोल रहे हो कि वो गलत नहीं है? आशुतोष और आखिरी बात, एक्शंस बता रहे हैं, मेरी लास्ट बात है सर, मैं बोल रहा हूं कि आप केवल एक ही चीज आज देखिए, आज की तारीख में 370 हटने के बाद, ये छोड़ दीजिए कि टेररिज्म और पत्थरबाजी और वो सब, वो हम लोग उस पर वाद विवाद हो सकता है कि टेररिज्म पूरा समाप्त तो नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूं कि क्या वहां पर पहली बार भारत का, अंबेडकर जी का संविधान लागू हुआ, पहली बार आरक्षण मिला, और पहली बार वहां के समाज को जो वोटिंग राइट्स पूरा नहीं मिलता था वो मिला कि नहीं मिला? आज हम जब संविधान को लागू करवा रहे हैं तो हम संविधान विरोधी, और जो 370 के हटने का विरोध कर रहे हैं वो संविधान के पक्षधर कैसे? आशुतोष जी अब स्पेसिफिक इस पे स्पेसिफिक थोड़ा ना, बिकॉज़ हम लोग चाह रहे हैं दर्शक भी जाने, इन्होंने एक्शंस गिनाए हैं सारे जो है। हम बातचीत इस पे कर रहे थे कि बीजेपी या आरएसएस को संविधान में यकीन है, यकीन नहीं है। नहीं, आपने बहुत क्लियर कहा कि नहीं है। इसका जस्टिफिकेशन ये तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है या लेफ्ट पार्टी क्या कह रही है। जब हम कांग्रेस पे चर्चा करेंगे, जब हम लेफ्ट पे चर्चा करेंगे तो उस पर भी बातचीत कर लेंगे हम, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब सवाल पूछा गया सुदर्शन जी से 2007 में कि आपको भारत के संविधान में यकीन है, फ्लैटली उन्होंने कहा नहीं यकीन है। मुझे हाल के 50 सालों में एक उदाहरण बता दी जब किसी कांग्रेस के नेता ने कहा उन्हें भारत के संविधान में यकीन नहीं है, लेफ्ट के किसी लीडर ने कहा उन्हें भारत के संविधान में यकीन नहीं है, या इसको स्क्रैप कर देना। अब दूसरी बात, जहां तक विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके बेजा इस्तेमाल की बात है, या जो उसके गैर तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हो, या फिर धारा 356 को हटा 356 उसको हटाने की बात हो, या अमेंडमेंट्स खुद करने की बात हो, ये अलग तरीके की डिबेट होता है। आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया या नहीं किया, लेकिन आपको संविधान में यकीन है या नहीं, ये अलग तरीके की डिबेट है। मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, जैसा आपने इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लेते हैं। आपने आंध्रा का जिक्र किया, चंद्रबाबू नायडू का। जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने कहा कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे क्योंकि ये हमारे लिए अफर्मेटिव एक्शन है। साफ खुल के बोला उन्होंने, ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों पिछड़ों को देंगे, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन है, पिछड़े से देना जरूरी है। ठीक है, अब यही बात जब कर्नाटक के अंदर होती तो आप उसको मैं इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं। आशुतोष जी, मैं पहले इससे, नारा लोकेश जी ने अपना जो बयान दिया था वो उन्होंने अपनी भाषा में दिया था, उसको कन्वर्ट करते करते कितने वर्ड का कटिंग होता है और चॉपिंग होता है वो आप भी जानते हो। आंध्रा में तो बाकायदा पोजीशन है कि पहले वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट ने, वाईएसआरसीपी जगन जी के पिताजी ने फुल मुस्लिमों को दे दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गया था, स्टक डाउन हुआ। फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, उसको चंद्रबाबू नायडू ने एंडोर्स किया, जिसमें केवल सम स्पेसिफिक क्लास। अब वो उसके लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बयान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मीडिया को तेलुगु नहीं आता तो वो अपने मन से छापे, वो दूसरी बात है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, अभी देखिए सर ने क्या बोला। सर ने बोला कि कोई स्पेसिफिकली कांग्रेस से है जो अपोज कर रहा है क्या संविधान को, जैसे बीजेपी के सो कॉल्ड लोग, ये सुदर्शन ही गिनाते, सुदर्शन जी का ही गिनाते। सर, हम लोगों ने जब बोला कि 370 हटने का सपोर्ट कीजिए तो बाकायदा फारूक अब्दुल्ला एंड कांग्रेस हैव अपोज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई अपोजिंग? सर
मैं बेजा इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा, बेजा इस्तेमाल पे तो अभी चर्चा करेंगे हम लोग कि कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ है, कौन मीडिया के साथ है, किसने 14 पत्रकार बॉयकॉट किए, सब वो सब करेंगे बात। सर मैं बोल रहा हूं शब्द में तो हम लोग साथ में है ही संविधान के। हमने तो एक जगह जहां नहीं लागू था, जहां इमारत शरिया थी, वहां पे इमारत संविधान किया, पर जो इमारत संविधान किया उसके खिलाफ कांग्रेस बोल रही है कि नहीं इमारत शरिया चाहिए। अच्छा दूसरा एग्जांपल, हम यूसीसी के साथ, कौन बोल रहा है पर्सनल लॉ ऑफ यूसीसी? तो मैं सर आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, कांग्रेस ने तो केवल शब्द में नहीं एक्शन में अपोज किया है द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 370 के उस पे। अब मैं फिर अपनी पुरानी बात आप अपनी पुरानी बात पे आएंगे, मैं उसको ये कहना कि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य दे देता हूं। मैं ये कहना कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है जो आरएसएस ने कंसिस्टेंटली लिया है। इस पे मैं अभी बताता हूं। मैंने सवाल ये पूछा कि क्या किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने, दूसरी विचारधारा के लोगों ने पिछले 8-10 सालों में या 20 सालों में कहा कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता? यही तो है ना सर, 370 वापस ले आएंगे। नो देखिए सर वही बात है, मैं फिर कह रहा हूं, ये तो बोलने वाली बात से क्या सर, एक्शन से जज करते हैं ना, पीपल आर जज बाय एक्शंस। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब आपने कोई कानून बनाया, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मैं उसका विरोध करता हूं। सर डेमोक्रेटिक राइट कहां है इसमें? 370 तो वाज कि अच्छा मैं आपको संविधान लागू नहीं हो रहा, स्पेसिफिक एग्जांपल याद आ गया, ये स्पेसिफिक एग्जांपल याद आ गया। अगर ये देखिए, अगर मैं पहली बात नहीं 370 पे जरा पहली बात मैं ये नहीं मानता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 से पहले संविधान लागू नहीं होता, पूरी तरह से तो नहीं था ना? नहीं, गलत कहते हैं। वहां जिस दिन से भारत का संविधान बना है, धारा 370 के साथ साथ भारत का संविधान वहां लागू था। बताएंगे आप? अच्छा, जरा लागू चेक था, कर सकते हैं आप। आप उस पर डिबेट हो सकती है। SC/ST एक्ट नहीं लागू था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन नहीं लागू था, 150 कानून लागू, 150 अगर वो नहीं भारत लागू का थे, संविधान लागू नहीं होता, ध्वज नहीं था भारत का, अगर भारत का संविधान लागू नहीं होता तो हमारे साथ क्यों होता? फिर पूरी तरह नहीं लागू था, पूरी तरह लागू था, पूरी तरह नहीं लागू। अब आप कहें कि 10% लागू था या 20% लागू था, आई सिक्योर इंडल्जेंस अगर पूरी तरह लागू था तो क्या अंबेडकर जी का रिजर्वेशन फॉर्मेट वहां पे लागू था क्या? नहीं था सर, नहीं था। ठीक है, अच्छा मेरी बात में 5 सेकंड, जस्ट 5 सेकंड्स मोर, क्योंकि सर ने अभी एक सेमेंटिक के विषय को भी पकड़ा कि स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट भी याद आ गया। अभी वक्फ की जब वो पूरी चर्चा चल रही थी बिफोर पहलगाम, वक्फ बड़ा सिर चढ़कर बोल रहा था, आपको याद होगा, आप डिबेट में भी थे मेरे साथ, झारखंड के कांग्रेस के एक मंत्री ने बोला कि हमारे लिए शरिया संविधान के ऊपर है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया था उनके मंत्री ने। मान लिया आपकी बात, तो ये कांग्रेस ने उसको निकाला नहीं है मंत्री पद से, मान लिया सर। इस पे बोलेंगे कांग्रेस का भी विश्वास नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आप आरएसएस का आपने एक स्टेटमेंट कोट करके पूरे आरएसएस को बदनाम कर दिया। वैसे तो उधर एक है तो उधर 4 है कम से कम। अब 2024 में देख लीजिए। नहीं, अब कोई एंड नहीं है इसका ना। हाँ बिल्कुल, आपकी बात कोई एंड नहीं, लेकिन जो बात हमें समझ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी खुल के कह सकती है मुझे संविधान में यकीन नहीं है। अरे कहां ऑफिशियल स्टेटमेट है? बोलिए। ये एक डेमोक्रेसी के अंदर ये भी एक डिबेट हो सकती है कि भारत का संविधान होना चाहिए नहीं। जैसे इन्होंने एक बात कोट नहीं की, मैं तो चाहता था इनको कोट करते हैं। जैसे 1980 के दौर में एक डिबेट हिंदुस्तान में शुरू हुई कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। वो बड़े नेता थे जो महाराष्ट्र के थे, जो आईएनबी मिनिस्टर भी हुए थे, क्या नाम था उनका? साठे। वो कहते थे कि देश के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने कहा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात की तो भारत के संविधान को नहीं मानते थे, लेकिन विद इन द फोर वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आप ये डिबेट करते हैं कि हमें ये सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं सिस्टम, दैट इज अ डेमोक्रेटिक राइट। बट जब आप खुद कहते हैं कि मुझे संविधान नहीं चाहिए, मैं इसको स्क्रैप, चलिए मैं एक और उदाहरण, छोटी सी बात मैं एक उदाहरण देता हूं, बिकॉज़ आशुतोष जी इसको एक चीज को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं बार-बार कि भाई कांग्रेस पे आप चले जाते हो बात, आप बार-बार। सर सबसे बड़ा इसमें जो तुलना करी ना, वो आपके लेखन ने करी हमेशा, बिकॉज आपने साफ साफ हमेशा कहा दैट आई एम अ नेहरूवियन, राइट, एंड यू हैव आल्सो कंपेयर्ड नेहरूज एरा रिक्लेमिंग भारत में भी एक शार्प कॉन्ट्रास्ट आपने पैदा किया कि भाई उस जमाने में दिस वाज अ लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी, 2014 के बाद दैट हैज चेंज्ड। तो ये कंपैरिजन सर आपने किया, तो अगर ये उससे कंपेयर करें तो ये कंपैरिजन एक बनता है और इस पर जरा खुल के चर्चा होनी चाहिए कि हाउ नेहरूज इंडिया was according to you liberal secular and अब मोदीज भारत या मोदीज इंडिया is not liberal and secular। इस पे जरा ये चर्चा होनी चाहिए। मैं थोड़ा इस पे वेन करना चाहता हूँ। पहले तो आशुतोष जी को एक और कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूँ। आशुतोष जी ये मानते हैं कि नक्सलीज आर नॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आप मानते हैं? यस 100%। नक्सली खत्म हो रहे हैं, अभी पहले तो 150 जिले में थे, अभी 18 जिले में रह गए हैं, और ये पूरा अक्रॉस द बोर्ड सब लोग मानते हैं कि हमारी सरकार ने नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए बहुत काम किया है।
अभी कांग्रेस के तेलंगाना के अध्यक्ष ने और केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने दोनों ने बोला कि नक्सलीज के साथ जो है उसको ये कर दो, उसके साथ बातचीत शुरू कर दो और उनको खत्म नहीं करना है। अब वो नक्सलीज का तो स्टेटेड पोजीशन है, बुलेट ओवर बैलेट, नो कॉन्स्टिट्यूशन, रेक द कॉन्स्टिट्यूशन, जो EMS नमूदरीपाद का था। तो आर दे फॉर दोज हु आर स्टैंडिंग विद द बुलेट एंड नॉट विद द बैलेट? ये पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 पे आते हैं कि नेहरू वर्सेस मोदी, क्योंकि इनकी किताब का विषय भी वो है। साहब एक चीज मुझे बता दीजिए, और ये स्पेसिफिक, क्योंकि आप मुझे बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछे। आपको पुराने गीत गाने अच्छे लगते हैं? आप अच्छे गीतों के शौकीन हैं मेरी तरह। मजरू सुल्तानपुरी नाम के एक लेखक थे, को जेल में हिटलर बोलने के लिए किसने डाला? चच्चा नेहरू। अभी मैं बेटी पे बेटी के कुकर्मों पे नहीं आ रहा हूँ, केवल चच्चा के कर्मों पे हूँ। चच्चा जी ने पहला राइट टू फ्री स्पीच जो था, ये कब हुआ था? अरे सुन तो लीजिए ना, मजरू का कब हुआ था? अरे आप सब आप ही बताएंगे ना, आप हो इतिहासकार, आपके बाल इतने धूप में सफेद थोड़ी हुए, आप पूरा बताओगे 5 मिनट। हिटलर बोलने के लिए अभी यहाँ पे मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। हिटलर की मौत मरेगा ये बोला था सुबोधकांत साहे, कुत्ते की मौत मरेगा मोदी ये किसी और नेता ने बोला था, डंडे मारेंगे तो माननीय आदरणीय श्री राहुल गांधी ने बोला। इनमें से कोई जेल नहीं गया, ये जेल चले गए। दूसरा, चच्चा नेहरू ने पहला अमेंडमेंट लाया संविधान में, आपके अंबेडकर जी वाला संविधान तो फ्री स्पीच को कर्व करने वाला, इन द नेम ऑफ फ्रेंडली रिलेशन, फलाना ढिमकाना सब। ऐसा अमेंडमेंट मोदी जी तो नहीं लाया। अब इन 2 स्पेसिफिक बिंदुओं पे, ये वैसे बड़ा स्पेसिफिक है। देखिए वहां हिटलर बोलने पे जेल में डाल दिया और यहाँ रोज 6 महीने में निकलोगे डंडा पड़ेगा। मुझ पे अटैक तो देखिए बड़ा मजरू सुल्तानपुरी के मामले को कहाँ मामला हुआ था? ये मैं पूछूं? बताइए। ये बॉम्बे में हुआ था। उस वक्त सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। उन्होंने क्या कहा था वो कविता कोई कोट नहीं करता। नेहरू का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सुनिए, हिटलर का चेला बोला था नेहरू को। ना, वो पूरी कविता है अपने आप में, जिस कविता में नेहरू को मारने की बात है, वो पूरी कविता। और हालांकि वो कविता है, न नेहरू ने कभी कहा किसी गिरफ्तार करने के लिए, ये प्रोपेगेंडा का बड़ा हिस्सा है। अरे नहीं सर, ये आई टेल यू, धर्मपाल हिस्टोरियन, अरे सर कितने इंस्टेंसेस हैं अभी गूगल करिए, हिस्टोरियन धर्मपाल को जेल में डाला सर। देखिए अब किसी को जेल में डालना, हाँ, और उसके आधार पर कह दे रहे हैं संविधान विरोधी, ये 2 अलग। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनिए, एक आदमी अभिव्यक्ति की आजादी पे दूसरी बात डाल दो, आप जेल में जब आप अपोज कर रहे हैं। अच्छा बोलने दो पूरा बोलने दो। आप कहते हैं जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो किसके खिलाफ था? फर्स्ट अमेंडमेंट फ्री स्पीच के खिलाफ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्गेनाइजर्स के आप एडिटोरियल्स निकाल के देखिए, जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, धर्म के आधार पर जिस तरीके से लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की गई है, अगर आप आज की तारीख में अगर आप उसको एक बार देख लें, मैंने देखा है, और उसके बाद जो सारी चीजें हुई, फिर सर एक सेकंड, अब इस पे जरा एक फैक्चुअल बात करनी होगी। ये वाली बात ऐसे निकल जाती है बात। ऑर्गेनाइजर ने उस टाइम पे इट वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। उसने ये तक कहा था जो ये नेहरू ये जो था ये धार्मिक आधार पे, सर मेरी बात, मुझे 2 लाइन बोलने दीजिए, आप 2 लाइनें बोलने दीजिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजर पंचजन्य, दे चैलेंज्ड नेहरू इन द कोर्ट, दे वन दैट केस। हाँ, आरएसएस वन दैट केस, कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद नेहरू ने उल्टा चल के एक फर्स्ट अमेंडमेंट ले आया। सर ये चीज ठीक थी? आप बताइए, करंट इसको पर्सपेक्टिव में करना बताइए आप। एक फैसला नहीं था कोर्ट का, क्योंकि उस वक्त के संविधान में ये डिबेट नहीं थी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स पे या नहीं, ये डिबेट नहीं थी। इसी के बाद आ गई अचानक से इसका, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल खड़ा करके कई अदालतों ने फैसला दिया था, कई अदालतों ने। तब ये डिबेट हुई कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनलिमिटेड होनी चाहिए, किसी को धर्म के आधार पे किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की? इस कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन पॉलिसी के क्रिटिकल मैं इस पे वेन कर, आई एम टेलिंग यू दिस, सर आपकी इजाजत हूं। और ये बिहार में खास तौर पे हुआ, और सिर्फ ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे नहीं था, ये राइट टू प्रॉपर्टी पे भी था, जो फंडामेंटल राइट। और उसके साथ ये भी था कि जो जमींदारी, सर आगे बढ़े उससे पहले होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसी पॉइंट पे रहते हैं आशुतोष जी। इसी पे अभी 2-3 बिंदु मैं इस पे करना चाहता हूं। अभी आशुतोष जी को जब मैंने मजरू सुल्तानपुरी जी का पूछा तो उन्होंने बोला उस समय सरकार मोरारजी देसाई की थी। तो यहाँ पर भी कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी को अरेस्ट करते हैं, गाली तो मोदी खाते हैं। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिख रही हमको। दूसरी बात, मोरारजी देसाई उस समय कांग्रेस में ही थे। हाँ ठीक है, कांग्रेस में तो नेहरू जी बोलते ना, नेहरू जी तो वन मैन शो थे ना बड़े। तीसरी बात,
नेहरू जी ने, अब चलिए आपने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो है और स्पीच का राइट फ्री एब्सोल्यूट होना चाहिए या रिलेटिव होना चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए, इस पे एक अलग विषय, वो तो अपहोल्ड हो गया थियरी ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। मैं पर ये पूछना चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे जवाब दें इस पे कि नसीरीज चंद्रमोहिनी, रामायणा बाय मेनन, कैम्बेल्स हार्ट ऑफ इंडिया, कोइस्लर्स लोटस एंड रोबोट, बेग्स कैप्टिव कश्मीर, गोडसेज माई टेस्टमनी, सरदानवीज मरकाए सोमनाथ, भूपत सिंह का रवतवंग, आयशा बाय फिशलर, ये बैन करने का क्या मतलब था? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछा, मैं 10 सेकंड में हाँ समाप्त बोलिए प्लीज। आशुतोष जी वो व्यक्ति है जिनको मैंने देखा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए उन्होंने यूपीए में भी स्टैंड लिया 66 हाँ, पे, बिल्कुल लिया। इन्होंने सेडिशन के जब 10,000 लोगों पे केस लगाए तब भी स्टैंड लिया और आज भी लेते हैं, उनको जो ठीक लगता है। हालांकि मैं डिसएग्री करता हूँ, आज का जो स्टैंड है, जैसे उन्होंने अभी कॉन्टेक्स्ट दिया कैसे केस होते थे, वो कॉन्टेक्स्ट मैं भी दे सकता हूँ, पर मैं नहीं दूंगा। मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने नेहरू को एज ए ग्रैंड डेमोक्रेट पैकेज किया, अब मैं लार्जर क्योंकि आपकी किताब का कॉन्टेक्स्ट है, was he really that democrat, unquestionable democrat, because he dismissed the governments, including a very legitimate government of Namboodiripad? What were his views on Periyar? What were his views on issues like reservation, which you are considering very holy right now? If I were to speak about reservation, Ashutosh, you will go and say on 5 p.m. Aaj Tak show that this man is anti-constitutional. वो reservation पे 1960 का लेटर पढ़ूं क्या मैं? आशुतोष जी क्या बोला उन्होंने? सेकंड क्लास को मिलेगा। बहुत बड़ा लेटर है, 27 तो मेरा नवंबर 1961। आपके समक्ष ये सवाल है अब समाप्त करते हुए कि नेहरू को जिस तरह का आपने डेमोक्रेट, आपने मतलब इकोसिस्टम ने बना दिया, क्या वो ऐसे थे? ऑनेस्ट आंसर दीजिए। देखिए, पहली बात, किसी भी तरीके की किताब हो, किसी भी तरीके का थिएटर हो, किसी भी तरीके का क्राफ्ट हो, मैं उसके बैन के खिलाफ हूं, चाहे वो नेहरू ने किया हो, चाहे इंदिरा गांधी ने किया हो, चाहे वो मोरारजी देसाई ने किया हो, चाहे मोदी जी ने किया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हो, है ना? नहीं, अब उस बड़े मैंने कहा, जब आप नेहरू का आकलन, आपकी किताब के साथ हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, जब आप नेहरू का आकलन करेंगे तो उनकी टोटालिटी में आपको करना पड़ेगा। जब भी मोदी का आकलन करेंगे तो टोटालिटी में करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उनका क्रिटिक हूं और मैं मोदी का प्रशंसक, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। नेहरू जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो शायद लोग भूल जाते हैं, कि नेहरू जी 1950 के आसपास अपनी ही पार्टी से इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए थे उत्तर प्रदेश में। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जो पार्टी है उस वक्त बड़े बड़े स्टालवर्ड्स थे और वो जिस तरीके से हिंदूवादी पॉलिटिक्स कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा तो मन करता है कि मैं इस्तीफा दे के उत्तर प्रदेश में जाके काम करूं प्रधानमंत्री पद से, हमारी पार्टी ऐसी है। उन्होंने चाहते तो गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों को बर्खास्त कर सकते, उन्होंने नहीं बर्खास्त किया। उनका सरदार पटेल के साथ जबरदस्त तरीके से डिफरेंसेस थे। आखिरी के दिनों में जब सरदार पटेल बीमार हुए तो नेहरू जी उनके पास जाते, जो बार बार कहा जाता है सरदार पटेल नेहरू के अंदर बहुत वो है, दोनों वो हमेशा सरदार पटेल को बड़े भाई की तरीके से मानते थे और हमेशा सरदार पटेल के घर गए उनसे मिलने के लिए। उनका हाथ पकड़ के सरदार ने कहा कि नेहरू, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरे पर भरोसा है। आशुतोष जी थे वहीं पे, ड्रामेटिक वे में बता रहे हैं। तो वो उनका हाथ पकड़ के हाथ पकड़ा, फिर चले। अच्छा, बोल दो, किताबें पढ़ लीजिए, किताब ये तो मतलब फैक्ट है ना, किताबों में लिखा हुआ। हम तो पैदा थे नहीं हो सकते, नॉन बायोलॉजिकल थे कि हम वहां पे मौजूद रहते। हम तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं थे, इसलिए केवल नेहरू जी डिवाइन है, बाकी सब नॉन बायोलॉजिकल ही है। तो नॉन बायोलॉजिकल थे नहीं, नेहरू डिवाइन है सिर्फ। वो सरदार पटेल, ये हिस्टोरिकल, सरदार पटेल ने उनका हाथ पकड़ के पूछा, नेहरू नहीं, जवाहर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। जवाहर ने कहा कि मुझे तो खुद पे भरोसा। अब ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, अगर नेहरू चाहते तो क्या उनकी कैबिनेट में नहीं चाहते तो क्या उनकी कैबिनेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते? कुछ बोलना चाहते हैं? मैं इस पे आप बोलिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते? अच्छा, क्या बाबा साहब अम्बेडकर को जगह मिलती? नहीं मिलती। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चलो बाबा साहब अम्बेडकर तो फिर भी माने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो विचारधारा के दूसरे शिखर पे थे। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख के कह रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट को बंद करिए। चलिए, और वो टू नेशन थियरी की बात करते हैं। मैं इस पे आना, देखिए पहले तो देखिए, इतना आशुतोष जी इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड पर्सन है। अभी टू नेशन थियरी सर सैयद अहमद ने बोली थी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज नोवेयर अराउंड, पर तब वो नहीं कोट करेंगे। सावरकर जी और श्यामा प्रसाद जी पे, लाजपत राय को भी कोट कर देता है, उन्होंने कहा कि 4 मुसलमान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो कहा था कि एक देश, एक निशान, एक विधान, एक संविधान,
और वहीं बलिदान हुए मुखर्जी, जहां हम लोग जाते हैं और तिरंगा लहराते हैं, तो क्या दो नेशन की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, आपने देखिए अभी इन्होंने कहा कि भाई इतने बड़े डेमोक्रेट थे वो, डेमोक्रेट नेहरू जी कितने थे पता नहीं, इतने ही डेमोक्रेट थे तो बंटवारा होने से रोक देते। डेमोक्रेट थे, महात्मा गांधी के कहने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आम्बेडकर जी को कैबिनेट में लिया, तो महात्मा गांधी जी की चीज का क्रेडिट नेहरू जी को मत दीजिए। पर नेहरू जी इतने बड़े डेमोक्रेट थे, और मैं एक एक्शन अभी फिर से कोट कर रहा हूं, आम्बेडकर जी 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार नेहरू जी ने हराया, और दोनों बार सपोर्ट पता है किसने किया? दत्तापन ठेंगड़ी, जो आरएसएस के थे। आरएसएस का व्यक्ति कैंपेन करता है आम्बेडकर के लिए, पर आरएसएस आम्बेडकर। अच्छा, मैं आपको लेटर कोट कर रहा हूं, लास्ट लेटर। नेहरू जी ने फिर अमृता जी को लेटर लिखा, अब कोट है, मैं निकाल के बता सकता हूं। When Ambedkar ji resigned from the cabinet, he was not allowed to keep his statement in the parliament. You know this fact. And Mr. Nehru has written to Amrita ji that I am very happy, Jaan Chuti, this man colludes with the Hindu communalists. एक तरफ आम्बेडकर जी हिंदू कम्युनलिस्ट थे, दूसरी तरफ हम आम्बेडकर जी का विरोध कर रहे थे। इतना कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ राहुल गांधी और आप में है। अब मैं एक सजाद बुरा ना माने, क्योंकि अब ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको बुरा लगे। आप बीजेपी के आने के पहले मोदी जी के बारे में क्या, बहुत बड़ा क्रिटिक था, है ना? एक और मैं उसका जवाब दूंगा। आपने क्या लिखा? मैं एड्रेस करूंगा, हिटलर कहा था, मैं एड्रेस करूंगा। तो क्या मैं उस एक स्टेटमेंट को लेके बोलूं कि सजाद तो मोदी हेटर है? नहीं, उस समय था ना मैं, नहीं कह तो रहे ना, you were not, see, he's you were honest about it. Let him make his point. I will address this. you were never a Modi hater, I am never a Modi hater. एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप एक स्टेटमेंट देते हैं, अच्छा, इट्स आलोचना के संदर्भ में उसको लेना चाहिए। देखिए, जो बात अभी आपने सरदार बाबा साहब अम्बेडकर की बाबा साहब, अगर आप नेहरू के बारे में मानते हैं कि नेहरू जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे, और अगर मरजूद सुल्तान पे गिरफ्तार हुए तो क्रेडिट तो नेहरू को जिम्मेदार ठहराना चाहिए ना, तो फिर नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना गया, वो क्रेडिट आप नेहरू जी को नहीं देंगे? चुनाव में हारे, अच्छा चुनाव में भी जो बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि उनको चुनाव हरवाने में सबसे बड़े हाथ किसका था? सावरकर का। ये खुद उनका लिखा हुआ है। ये कहां पर है? कहां लिखा है? हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं, ये नहीं है। 1956। और बाय द वे केवल सावरकर नहीं है, पूरा कोट कीजिए। मैंने बोला गलत कोट कर रहे हो तो पूरा गलत कोट कीजिए। डांगे का भी नाम है उसमें से, डांगे का देखिए, यू नो नहीं, वो गलत कोट है, गलत कोट है, डांगे दोनों का नाम है उसमें। अच्छा, दूसरी बात, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। आप ये क्रेडिट क्यों नहीं देना? जैसे 1971 की बात होती है, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो क्रेडिट आप नहीं देते हो। जरा रुकते हैं, 92,000 नेहरू, ये आपकी गलती थी। एक जरा आशुतोष जी जो बार बार बात कह रहे हैं ना, इस पे जरा आप थोड़ा प्रकाश डालिए। नेहरू जी का अंबेडकर जी से रिश्ते कैसे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिश्ते कैसे थे, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अलग बात है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अलग बात है, बट इन्होंने बड़ा ड्रामेटिकली बताया हमें कि बिल्कुल कंधे पे हाथ भी रखा हुआ था और बातचीत भी चल रही थी। तो किस तरह के रिश्ते चल रहे थे? मुझे तो लगता है कि अभी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, मैं उसको लोकेट कर लेता हूं। हमारे स्टेटमेंट पे छोड़ दीजिए, फलाने दिमकाने के स्टेटमेंट पे आम्बेडकर जी ने खुद पब्लिश स्टेटमेंट दिया है कि इट इज सुसाइडल टू ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी। He never joined कांग्रेस। नहीं, he has not just said कि मैंने ज्वाइन नहीं की, उन्होंने बोला कि कोई ज्वाइन ना करे। ठीक है, लेफ्ट ने रेजोल्यूशन पारित किया कि दिस आम्बेडकर इज एन इंपीरियलिस्ट, ही इज कल्यूडिंग विद द ब्रिटिश एंड ही शुड बी, ही इज टॉकिंग अबाउट द कास्ट ऑफ दलित्स एंड ही इज डिवाइडिंग इंडिया। ये लेफ्ट का रेजोल्यूशन है, सीपीआई का 1950s का। ये लोग जो आम्बेडकर जी के खिलाफ लगे, अच्छा अब इन्होंने बोला कि भाई आम्बेडकर जी को चुनाव, भाई नेहरू जी ओवरवेलमिंग पर्सनालिटी थे, अगर वो आम्बेडकर जी को अकोमोडेट करना चाह रहे थे तो उनकी बातों को अकोमोडेट करके उनको कैबिनेट में क्यों नहीं रखवाया? कैबिनेट में तो थे ना वो। नहीं तो क्विट क्यों किया? क्विट किसकी रीजन से किया? हिंदू कोड बिल के ऊपर झगड़ा हुआ, अरे भाई, जिसके ऊपर आरएसएस नाराज था। और अब एक सेकंड, मेरी पूरी बात हो जाए तो छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं इसमें शहजाद जी। सविता अंबेडकर, जो अंबेडकर जी की वाइफ, उन्होंने पूरा जो अपनी किताब लिखी माय लाइफ विद बाबा विद भीमराव जी, उसमें उन्होंने कहा कि नेहरू जी and Dange, both का नाम लिया, they are not just responsible for the election loss, they caused so much trauma and stress that I believe in a way this led to his death। मैं इतनी बड़ी बात 10 सेकंड से एक फैक्ट जोड़ दूं। आदरणीय परम आदरणीय श्री श्री डिवाइन नेहरू जी को भारत रत्न कब मिला? आदरणीय परम आदरणीय श्री श्री इंदिरा गांधी जी को कब मिला? और आदरणीय परम आदरणीय श्री श्री राजीव गांधी जी को कब मिला?
और हमारे अंबेडकर जी को कब मिला? अंबेडकर जी को किसकी सरकार में मिला? एक सेकंड, मेरी बात फाइनल, लास्ट में मुकम्मल तो करने दीजिए साहब। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी के 5 तीर्थ माने जाते हैं, उनका बर्थ प्लेस, उनका प्लेस ऑफ स्टडी, जैसे लंदन हो गया, नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, मऊ हो गया। इनमें से एक जगह जो कांग्रेस ने इसको संवारने का काम किया, मिला तो ये अंबेडकर विरोधी मोदी ही मिला करने के लिए, वो भी इतने वर्षों के बाद। जवाब दे दूं? देखिए, पहली बात तो सवाल आपको कांग्रेस से करना चाहिए, ठीक है ना, मैं आपको ऐसे कांग्रेस में नहीं कर रहा हूं, एज ए ऑब्जर्वर कर रहा हूं। मैं दूसरी बात, भारत रत्न तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला। क्यों नहीं दिया? आज तक मोदी जी ने भी नहीं दिया। दिया होता तो बता दो मेरे को आप। नहीं, चलिए, महात्मा गांधी भारत रत्न के ऊपर है। अब मैं दूसरी बात, ये जो बात महात्मा गांधी तो भारत, मैं तो मानता हूं बाबा साहब अंबेडकर भी भारत रत्न से बहुत, नेहरू भी थे, लेकिन नेहरू को जो भारत रत्न मिला था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इंसिस्टेंस में। तो आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, इसके खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल पक्ष में हूं मैं तो बिल्कुल पक्ष में हूं। लेकिन मेरा साफ तौर पर मानना है कि मरणोपरांत भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। अगर आप किसी का सम्मान करना है तो उनका जीवित रहते सम्मान करें। मरणोपरांत जो ये भारत रत्न देने की परंपरा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ठीक है। फिर तो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कम से कम 150 ऐसे लोग होंगे जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो जीते जी दे देते ना अंबेडकर जी को, किसने रोका था? कांग्रेस, सर्वपल्ली राधा, सबको मिलना चाहिए। नहीं दिया गया, क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिक्स। दूसरी बात, नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कैबिनेट छोड़ी? इसलिए कैबिनेट छोड़ी कि जब हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे दोनों लोग मिलके, नेहरू उनके बीच में ये झगड़ा इस बात को लेकर, झगड़ा का मतभेद इस बात को लेकर ये था कि बाबा साहब अंबेडकर एक झटके में एक साथ हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे, और नेहरू जी ने कहा कि देखिए इस वक्त इसको लेके बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, एक साथ नहीं पास करा सकते हम लोग। इस पर बाबा साहब अंबेडकर को पसंद नहीं आया, उन्होंने छोड़ दी। फिर नेहरू ने उसी हिंदू कोड बिल को 4 टुकड़ों में कराया और 1956 तक उसको पास कराया, ठीक है। लेकिन जी थोड़ा सा मिस कर रहे हैं इसमें चीजें। मैं एक ऐड कर दूं, फॉरेन पॉलिसी वाज आल्सो अ मेजर रीजन व्हाई अंबेडकर लेफ्ट। एंड इनफैक्ट उसने जो रिजाइन किया अंबेडकर जी ने, उसमें उन्होंने लिखा दैट वी डिड नॉट एग्री ऑन फॉरेन पॉलिसी। अगर आप उस एरा को पढ़ेंगे, असली झगड़ा या असली मतभेद हिंदू कोड बिल को लेके ही था। और उस वक्त हिंदू कोड बिल को लेके जिस तरीके से आरएसएस के लोगों ने रामलीला मैदान पे बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए हैं, गालियां दी हैं, वो आज भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। दूसरी बात, किसने गालियां कहा जाता है कि नेहरू, कहा जाता है इनके एजेंट है दत्ता पंथ हिंगाड़ी, इन्होंने बताया। ये एक फैक्चुअल बात है ना। लेट मी कंप्लीट। बोलिए। कहते हैं कि कांग्रेस ने हराया उनको, बाबा साहब अंबेडकर को। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो बाबा साहब अंबेडकर जिस असेंबली से आते थे वो बांग्लादेश में चली गई थी। उसके बाद मुंबई में एक सीट खाली कराई गई जो कांग्रेस के थे, और वहां से बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेजा गया। यह काम कांग्रेस ने किया था, ठीक है। यह हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसको आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता बना, आप उसको किनारे रख दे रहे हैं। और एक चुनाव के आप उसको एक वाक्य का काउंटर। सर ने देखिए, मैं बोलता हूँ ना, सोफिस्टिकेशन में आशुतोष जी की कोई तोड़ नहीं। ये केवल अंजना जी और आशुतोष जी ही एक दूसरे के साथ मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंजना का जिक्र कहां से? नहीं, अंजना का, क्योंकि देखिए अंजना और इनका म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है। अब मैं वो म्यूचुअल एडमिरेशन में नहीं जाना चाहता, पर आशुतोष जी जरा ये बताइए इसी मासूमियत से, अंबेडकर जी का व्यू ऑन रिजर्वेशन एंड नेहरू जी का व्यू ऑन रिजर्वेशन क्या था, एंड वाज दैट नॉट अ फैक्टर? बहुत फर्क था। एक सेकंड सर, एंड अंबेडकर्स व्यू ऑन 370 एंड कश्मीर एंड नेहरू, आपने वो चैप्टर तो मानो ऐसे डिलीट मार दिया, और केवल नेहरू जी का उनका इस पे हिंदू कोड बिल पे ही डिफरेंसेस था। और ये चाचा नेहरू जब कर ही रहे थे तो केवल हिंदू कोड बिल ही दिखा, उनको मुस्लिम कोड बिल नहीं दिखा था तब। एनीवे, दैट इज अनदर सेपरेट डिबेट। मुझे रिजर्वेशन पर नेहरू जी पोजीशन एंड अंबेडकर जी पोजीशन बता दीजिए। सबको मालूम है, बताइए नेहरू थोड़ा हमको विस्तार से। नेहरू जी ने तो खुद कहा था कि मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं। यहाँ तक राजीव गांधी ने भी, नहीं, सबको मालूम है। सर, अब मैं एक सवाल नहीं सुनाई कारण अब मैं फुल के बताइए, जो उनका लेटर था साफ है वो तो कि वो रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन। अब वो मैंने कहा ना, अब चलिए आके अब मैं एक दूसरी डिबेट लेके आता हूँ। नहीं सर, वो छोड़ो, एक दूसरी डिबेट अब एक दूसरी डिबेट आ जाइए इस पे। अगर आप बाबा साहब अंबेडकर कितने पक्ष में हैं, तो जिन बाबा साहब अंबेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखी और हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या नहीं लिखा, अच्छा, मैं अगर आज बोलूं, इस्लाम के बारे में भी लिखा, इस्लाम के बारे में भी लिखा, वो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको बोलते थे। एक बात ना उठाइए ना, पूरा उठाइए। करण, लेट मी कंप्लीट, आई विल कम टू दैट आल्सो। बोलिए।
बाबा साहब अंबेडकर ने जो हिंदू धर्म के बारे में लिखा, अगर आज मैं बोलूं तो मेरे घर पे पत्थर पड़ेंगे अरे और जेल जाना पड़ते हैं सर, पत्थर पड़ते हैं इनकी शोभा यात्राओं में, सारे हिंदू प्रोसेशन में पत्थर पड़ते हैं। एक सेकंड मैं इसको काउंटर करना चाहूंगा। उसके अलावा मैं एक मिनट इसका जरा पॉइंट इस पे आगे कंप्लीट। अच्छा 10 सेकंड्स ले लीजिए, फिर इनका पॉइंट। उसके बाद वो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा है, जिसको हर हालत में रोकना। एक ही वाक्य का काउंटर। और साथ ही साथ उन्होंने पूरी किताब लिखी है ये कहने के लिए भारत का विभाजन क्यों जरूरी है, पूरी किताब। ओके, मैं केवल 2 लाइन में एड्रेस करूंगा, फिर वापस से फ्लोर आशुतोष जी को दूंगा। मेरे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में सनातन समाप्त से लेकर ये मिथोलॉजिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, ये बोला गया। एक हिंदू ने सर तन से जुदा का नारा नहीं दिया, पर कोई कहीं पर एक कार्टून बना दे अच्छे स्पिरिट में भी, तो उसकी सरेआम उसके गला काटने की बात ही नहीं, काटा जाता है। पर हिंदू इनटॉलरेंट है, मेरे घर पे पत्थर फेंकेगा, और सर तन से जुदा पीसफुल है, whichever way you want to spell it. Now I want to ask the question again. सर, आप इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर है, बट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज कोट कीजिए कि वाज अंबेडकर्स का रिजर्वेशन पॉलिसी गुड और बैड फॉर द कंट्री, एंड इफ इट वाज गुड देन बाय डिफॉल्ट नेहरू अपोजिंग इट, नेहरू मीन्स राहुल गांधी जिनका वंशज है, they have done the challenge to the Ambedkar's constitution and to the rights of the Valmiki SC ST शोषित समाज। आप मानिए Why you want me to be spokesperson of the Congress party? No, मैं राहुल गांधी ने क्या क्या इससे मैं जिम्मेदार। देखिए आपने मैं इसको एड्रेस करता हूँ। आपकी किताब का नाम क्या है? आपकी किताब का नाम बताइए। रिक्लेमिंग भारत। रिक्लेमिंग भारत। रिक्लेमिंग भारत में आपने 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडिया रखे, एक नेहरूज इंडिया एंड मोदीज भारत। आप मोदी के भारत पे क्रिटिक कर सकते हो, नेहरू के इंडिया पे कोई क्रिटिक नहीं होगा। आपने मुझसे कभी हम मुझे नहीं लगता हमारी आपकी कभी डिबेट हुई नेहरू के ऊपर। अगर कभी डिबेट होती, अभी आज यही है सर, आपकी एक्स की डिस्प्ले पिक ही नेहरू है। आप इतने बड़े नेहरू, वो छोड़ दीजिए उसको। एक्स की डिस्प्ले पिक ही नेहरू है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेहरू का आलोचक नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, बट आप एडमायरर हैं। मैं आपको नेहरू का आलोचक वैसे नहीं बनने बोल रहा हूं, मैं आपको बोल कांग्रेस की क्रिटिक कीजिए ना। देखो, इस कारण हम एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि जब हम हिंदू धर्म को आप इस्लाम से के बरक्स खड़ा कर देते हैं, ठीक है, और दोनों के एक दूसरे को खड़ा करके, अरे हमारे यहां तो इन्होंने का सरतन से जुदा है, मैं हिंदू हूं, हमारे हिंदू धर्म में दयानंद सरस्वती के लिए जगह है, जिन्होंने भागवत के बारे में क्या कहा है पढ़ लीजिएगा कभी, जिन्होंने भगवान राम के बारे में क्या कहा है पढ़ लीजिएगा इसको कभी। हिंदू धर्म को आप दूसरे धर्मों के सामने क्यों खड़ा होकर उसकी तुलना करते हैं? हिंदू धर्म की अपनी पिक्युलरिटीज है, उसकी अपनी खासियत है, उसका अपना एक लक्षण है, और हम इस्लाम से उसकी जब तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि हम शायद ठीक नहीं कर रहे। सर, पर एक तरफा क्रिटिसिज्म भी तो नहीं होना चाहिए ना, एक तरफा। मैं हिंदू और मुस्लिम की तुलना कर रहा था। हिंदू धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जगह है कि नहीं जगह है? जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा, जिन्होंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखी, जिन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखी उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने हिंदू धर्म से बाहर किया? वो खुद अपनी इच्छा से बाहर गए थे, तो उनके लिए जगह है। हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती के लिए जगह है, हमारे यहाँ चारवाक के लिए जगह है, वहाँ हमारे हिंदू धर्म में मेरे लिए जगह है जो खुलेआम कहता है कि मुझे ईश्वर में यकीन नहीं है ना। अब मैं इसके बरक्स में इस्लाम को रखूं, क्योंकि इस्लाम में अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं है, तो आप दोनों की तुलना नहीं हो सकती। मेरे भाई, कोई क्रिश्चियनिटी की तुलना करे, जुडाइज्म से तुलना करे तो ठीक बात नहीं। आप बोलिएगा फिर मैं आशुतोष, एक हिंदू होने के नाते मुझे अपने धर्म को क्रिटिसाइज करने का अधिकार होना चाहिए, और अगर मैं करूं तो ये ना कहे मेरी अगेन आप एक फॉल्स फ्लैग ले रहे हो। मैं पहले तो आपको बता दूं कि धर्म इस देश में एक ही है, दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब है। तो मैं तो तुलना ही नहीं कर सकता सनातन या हिंदू धर्म से किसी और की तुलना, क्योंकि वो तो मजहब है, ये तो धर्म है। तो इट्स लाइक कंपेयरिंग पीएचडी विद केजी, नहीं हो सकती तुलना। दूसरी बात, हम एटीट्यूड ऑफ अ हिंदू पर्सन एंड एटीट्यूड ऑफ अ मुस्लिम पर्सन को कंपेयर कर रहे थे कि अगर एक हिंदू पर्सन के सामने एक व्यक्ति, जैसे राहुल गांधी बोलता है, सनातन के विषय में गालियां देता है, तब भी वो हिंदू पर्सन ये नहीं बोलता कभी भी कि आई विल चॉप योर हेड ऑफ। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर मुस्लिम लीडर्स को देखा है, फ्रॉम इम्तियाज जलील, अनएजुकेटेड मुस्लिम लीडर्स जो इसको समर्थन करते या कंडेम नहीं करते। तो ये तुलना थी। तीसरी बात मेरा ये कहना है आपसे कि आप देखिए ना, अब आपने बोला कि तुलना नहीं हो सकती, हिंदू धर्म की आपने महानता भी गिनाई, पर फिर भी इस देश में
बेल्ट लगा लगा के वर्ल्ड ट्रेड टावर उड़ा दिया गया। 95% ऑफ द केसेस आर आइदर द टेररिज्म ऑफ इस्लामिक ओरिजिन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद एक्सेट्रा। आज तक कोई कन्विक्टेड हिंदू टेररिस्ट नहीं है। अभी 17 साल बाद मालेगांव में वर्डिक्ट आ गया कि कैसे उसको कंकॉक किया गया। फिर भी पृथ्वीराज चौहान कहते हैं द सनातनी हिंदू टेररिस्ट इज देयर, और उसी को बोलो कि पहलगाम में क्या धर्म चेक किया गया? नो नो नो, पहलगाम में क्या धर्म चेक किया गया? ये डबल स्टैंडर्ड। ये तो आप उनसे सवाल करिए ना। नहीं, मैं आपसे कर नहीं रहा। डबल स्टैंडर्ड है, ये मानिए ना। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। लेकिन डबल स्टैंडर्ड। मेरा सवाल ये कि जब आप कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, जब आप इतनी, अभी आपने बताया क्यों उससे कहते हैं, तो नाथूराम गोडसे कौन था? वो मर्डरर था। वो मर्डर था भाई। मर्डरर था। आपने अभी हिंदू की डेफिनेशन आतंकवादी दी। था। नहीं, नहीं, एक क्यों नहीं कहते? मैं आपको बताता हूं। आपने अभी बोला ठीक है। हिंदू जो है वो समावेशी। एक सेकंड, हाँ। तभी डिस्कशन हो पाएगा। आपने अभी बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि भाई हिंदू समावेशी होता है, ऑल इनकम्पसिंग होता है, उसमें क्वेश्चन भी करने का हक है, प्लूरल, इंक्लूसिव, ये सब है। वैसे तो अगर मैं सच बोलूं, जो आपने अभी डिस्क्राइब किया, दैट इज द इथॉस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बोल दूं कि ये हिंदू के तत्व से निकला हुआ है, हिंदुत्व से है, तो आशुतोष जी कहेंगे गलत बात होगी। जबकि आपने जो जो लाइन बोली, ये सब पूरी हिंदू फिलॉसफी है। अगर मैं कहूं तो सेक्युलरिज्म भी या पंथ निरपेक्षता भी इसी फिलॉसफी में है, तो आपको वहां पे क्यों प्रॉब्लम हो जाती है इससे? मुझे एक तो ये बताइएगा। और दूसरी बात इस पे, भाई ये जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जो कांग्रेस ने कहा, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये इसकी आप कंडेम करते हैं? इसको गलत मानते कि नहीं मानते? अब सुन लीजिए मेरी बात। बताइए। जो लोग भगवा आतंकवाद की बात कहते हैं, मैं उनको निंदा करता हूं। जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। जो इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। जो जिहादी आतंकवाद की बात करते हैं, उनकी निंदा करता हूं। क्यों? मेरा मानना है दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आपको लड़ना सिखाता हो, जो हिंसा का इस्तेमाल करना सिखाता हो। इस्लाम में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इस्लाम की एक चीज सबसे खूबसूरत है, वो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है। वो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में भी है कि नहीं है? हमारे हिंदू धर्म में तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। कैसे नहीं है सर? कैसे नहीं है? पूरा कास्ट सिस्टम पड़ा हुआ, कास्ट सिस्टम क्या? पूरा कास्ट सिस्टम कास्ट पड़ा वर्ड हुआ। कहां से आया सर? अरे कास्ट भाई, वर्ड ही कास्टा। बाबा साहब अम्बेडकर कोई पढ़ लिया ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बाबा बात। साहब खैर अम्बेडकर- छोड़िए उसको। हाँ, दूसरी बोल बात, लीजिए। हम आतंकवाद के बारे में बात कर रहे थे। लिट्टे कौन है? प्रभाकरण कौन मैं है? इस पे एड्रेस और राजीव गांधी की हत्या करने वाली कौन थी? चलिए। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू आतंकवादी है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको हिंदू उसके ये कटघरे जो- में खड़ा ही नहीं जो कर रहा। फ्लैट स्टेटमेंट देते हैं आतंकवादी मैं आपको इस पे होता है, वो अभी- धर्म का इस्तेमाल करके अपने मैं इसको डीकंस्ट्रक्ट करता मंतव्य को हासिल करने की कोशिश करता है, जो मैं इसको- भाषण कर रहे थे और जो नाथूराम गोडसे मैं ने इसको किया। डीकंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा। अभी आपने प्रभाकरण का 2 बार नाम लिया, एलटीटी का 2 बार नाम लिया। एलटीटी वाज नॉट मोटिवेटेड बाय रिलीजियस डोमिनेशन कि सब मेरे धर्म में परिवर्तित हो जाए। दे वर मोटिवेटेड बाय लिंग्विस्टिक कॉज। उल्फा को भी ये लोग कभी कहते हैं कि उल्फा का क्या, उल्फा इज मोटिवेटेड बाय प्योरली पॉलिटिकल कॉज ऑफ असम, कि असम को एक एरिया दिखते हैं। नक्सलीज आर प्योरली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक बुर्जुआ वर्सेस प्रोलिटेरिएट कॉज। हालांकि हम नक्सलिज्म को भी टेररिज्म मानते हैं। एक्सक्लूसिवली अगर कोई कहता है कि एक धर्म मुझे आदेश दे रहा है कि धर्म के नाम पर मुझे ये धार्मिक लड़ाई लड़नी है, मजहब के नाम और अपने आतंकी गुटों के नाम भी। अब देखिए एलटीटी ने नाम क्या, उन्होंने कोई हिंदू धर्म के नाम पे नहीं रखा कि सनातन ए तमिल या सनातन ए प्रभाकरण, ऐसा तो नहीं रखा ना। यहाँ लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और कौन से लोगों ने आके इस पे 1500 फतवे दिए हैं? 1500 फतवे देने वाले भी कोई नहीं है यहाँ पे कि नहीं हमारे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं। तो मेरी पूरी बात हो। तो आप ये बेईमानी है जब आप कंपेयर करते हो एलटीटी को द इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से। कश्मीर में जो हुआ नरसंहार 7 बार हुआ, वैसे ये 7वीं बार था जो 90 के दशक में, और उससे पहले हुआ। रलीफ सलीफ गलीफ के नारे कहाँ से लगे आशुतोष जी? चलिए कश्मीरी फाइल्स आपको पसंद नहीं मूवी एज ए मूवी, लीव दैट, बट यू आर वेल अवेयर कि बिटवीन द 1980 to 90 पूरी सिचुएशन जो हुई, वहां पर देयर वाज अ कंप्लीट theocratization of the society, of the civil society, and the civil society drove out the Hindus just because they were Hindus and they wanted a larger Islamic, pan-Islamic, जो ISIS की मानसिकता होती है या जो दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट होता है उससे। This is terrorism motivated by a religious doctrine. Whether right or wrong, I am Muslim too. I don't believe in it. I believe majority Muslims don't believe in it. But the counter for that should come from the Muslim community, and if it does not, then everyone has a right to call it the Islamic jihadi terrorism. Secondly, अब मैं आना चाहता हूं कि आपने अभी जो बात की इक्वालिटी इन इस्लाम, साहब सैयद कौन है और पसमानदा कौन है, ये अजलाफ कौन है? आपको मैं बता रहा हूं, नॉट अ लाफिंग मैटर आशुतोष जी।
जितना सोशल जस्टिस का मूवमेंट चला है हिंदू धर्म में, और मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजें मिस इंटरप्रेट करके उसका एक कास्ट के रूप में उसका वो किया गया और लोगों को डोमिनेट किया गया। नोबडी कैन डिनाई कि दलित ओबीसी समाज के साथ अन्याय नहीं हुआ कास्ट के नाम पे, पर मुस्लिम कम्युनिटी में तो रियलाइजेशन भी नहीं है। आप किसी सैयद से जाकर पूछो, वो तो बोलेगा कि मैं तो प्रॉफिट के उससे लीनियज से हूं, और वो अपनी बेटी की शादी पसमानदा से नहीं कराएगा। वो मस्जिदें अलग है, ग्रेवयार्ड अलग है। एक पसमानदा आशुतोष के साथ बैठ के पानी और चाय पी सकता है, ये पसमानदा सैयद के साथ नहीं बैठ सकता। तो आप हमारे डिस्क्रिमिनेशन को कैसे डिनाई कर सकते हैं? इस्लाम अगर इक्वालिटी का रिलीजन है, मैं मानता हूं, थियोलॉजिकली कुरान में कहीं नहीं लिखा, करेक्ट, तो फिर दलित मुस्लिम्स के लिए क्यों रिजर्वेशन मांगा जाता है? भाई मुस्लिम बनने के बाद तो इमेंसिपेशन हो गया ना आपका, तो क्यों मांगती है इकोसिस्टम उनका? अब आप दो चीजों में मिक्स कर रहे हैं। एक जो उनका सब्सटेंस, मतलब जो बेसिक कोर वैल्यू है, इस्लाम की कोर वैल्यू मुझे लगता है, या बुद्धिज्म की कोर वैल्यू जो है, या क्रिश्चियनिटी का कोर वैल्यू जो है, वो इक्वालिटी है, कोर वैल्यू है। ये किसने बोला? आप उसको खुद आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। आप इस्लाम के अंदर एक कमरे में बैठ के छोटा बड़ा सा बैठ के थाली में खाना खाते हैं। हमारे नहीं होता, हमारे छुआछूत है। शहजाद जी बस एक सेकंड दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज। आशुतोष जी, आपने देखिए अंबेडकर जी को कोट किया कि किस तरह से उन्होंने सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में निकाली चीजें जो उनको नहीं ठीक लगी। अंबेडकर जी ने इस्लाम के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा इस्लाम इज अ क्लोज्ड ब्रदरहुड जिसके बेनिफिट्स आर ओनली फॉर द मुस्लिम्स एंड दे हैव नथिंग बट कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड फॉर द नॉन बिलीवर्स। इतनी बड़ी बात कह दी, नॉन बिलीवर्स तो आधी से ज्यादा दुनिया हो गई, ठीक, उनके लिए कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड बोल दिया अंबेडकर जी ने, उसको आप कन्वीनियंटली ग्लॉस ओवर कर रहे हैं। Can I just read the अब आप उनको नहीं कोट कर रहे हो। आशुतोष जी, मैं विशेष इंटरवेंशन चाहता हूं। आशुतोष, just 10 seconds, I'm sorry to interrupt. I want to quote Ambedkar word by word on this. Partition of India, Pakistan और partition of India में Hinduism is said to divide people and in contrast Islam is said to bind together. Ambedkar. This is only half truth, for Islam divides as inexorably as it binds. Islam is a close corporation, and the distinction that it makes between Muslims and non-Muslims is very real, positive and alienating distinction. The brotherhood of Islam is not universal brotherhood of man, it is brotherhood of Muslims and Muslims only. There's fraternity, but its benefit is confined only to those within the corporation. For those outside the corporation, there's nothing but contempt and enmity. Quote unquote. I almost quoted it. मुझे याद ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है आशुतोष जी। देखिए ये क्या है ना, अब एक छोटी सी बात फिर आप बोलिएगा। सॉरी, हमने बहुत इंटरप्ट किया। मुझे ये चीज नहीं ठीक लगती कि आपने अंबेडकर को कोट करके बता दिया कि देखिए उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में ये कहा। अब जब इस्लाम के बारे में वो ये कह रहे हैं तो आप उसको ग्लॉस ओवर कर दें। बिल्कुल ग्लॉस ओवर नहीं कर रहे। व्हाई डिड यू से इस्लाम प्रीचेस इक्वालिटी? डज इट प्रीच इक्वालिटी? देन इस्लाम अगर आप फॉलो करें तो सब्सटेंस में है तो इस्लाम, और बहुत बड़ी संख्या में दुनिया में जो लोग इस्लाम अडॉप्ट किया, और इंडिया में भी हिंदुओं का एक बहुत बड़े सेक्शन ने, जो खासतौर पर दलित थे, जो बुद्धिज्म के ज़माने में बुद्धिस्ट हो गए थे। जैसे आप जब वेस्ट बंगाल, बिहार के कुछ इलाकों में जाएंगे, बुद्धिज्म को छोड़ दीजिए, इस्लाम की बात हो रही है, बिकॉज़ अंबेडकर जी ने छोड़ा इसलिए क्योंकि उनको वहाँ पे इक्वालिटी का एहसास हुआ, और हिंदू धर्म में वो बात नहीं थी। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हमें एड्रेस करना है। दूसरी बात देखिए, जब आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम के बारे में जो बात कहनी थी कही उन्होंने, आपने कोट किया भी। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरी किताब लिख दी हिंदू धर्म के बारे में, और ये कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा नहीं। इस्लाम पे भी लिखा, he was critical of everyone. He was critical. हम तो सब निकाल रहे हैं ना। He was critical of Hinduism. Because on that context, the context was important. अब जैसे आप पाकिस्तान के बारे में बात करते ना, बाबा साहब अम्बेडकर और लाला लाजपत राय, दोनों को पढ़ लीजिए आप। वो तो कहते हैं चार टुकड़ों में भारत बटेगा। 1925 में उन्होंने लिखा था लाला लाजपत राय, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरी किताब ये लिख दी कि क्यों भारत का बंटवारा जरूरी है और क्यों पाकिस्तान का बनना, पूरी किताब लिखी हुई है फुल। अब आप उसके लिए आपसे नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, नहीं ऑब्जेक्शन होता है। हम तो जिन्ना को जिम्मेदार ठहराते हैं भाई साहब, हम तो जिन्ना को मानते हैं। लीडरशिप थी उस वक्त की, जो लीडरशिप थी, उस पूरी लीडरशिप ने बैठ के फैसला किया था कि भाई इससे बेहतर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा होता सारा देश एकजुट रहता, सब एक साथ रहते, लेकिन अगर एक साथ रहने में अगर प्रॉब्लम्स है तो सरदार पटेल भी उसमें सहमत है, गांधी जी भी। हालांकि गांधी जी अंत तक उसका विरोध करते हैं, लेकिन बाद में गांधी जी ने जो है उनका कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। पर आशुतोष जी, एक सेकंड, आप आगे बढ़े उससे पहले एक विषय पर मेरा काउंटर है। आपने बोला कि क्योंकि देखिए मैं क्योंकि मुस्लिम हूं तो ठीक है, यू आर राइट कि
कुरानिक वर्सेस को अगर देखा जाए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग उस पर व्याख्या करते हैं, और कुछ आप बोल रहे हो कि देयर इज अ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन दी थियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इस्लाम। पर सर मेरा आपसे सवाल है, एंड नाउ आई एम नॉट अटैकिंग यू और एनीथिंग, हिंदुइज्म में और जो लोग कोट करते हैं कि भगवत गीता में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो हालांकि वो ठीक कोट नहीं करते, उसको पकड़ के तो आप बोलते हो कि डिस्क्रिमिनेशन है। इस्लाम इतना ही इक्वल रिलीजन है, तो सबसे बड़ी लड़ाई आज दुनिया में ईरान और सऊदी की है। बिल्कुल। सबसे बड़े दंगे लखनऊ में क्या होते थे? शिया और सुन्नी के। भाई शिया सुन्नी और सुन्नी और शिया के बीच में जो है, और पाकिस्तान में तो शियाओं को जीने नहीं देते, आगा खानी मेरे जैसे तो जीने ही नहीं देते, अहमदिया को जीने नहीं देते। अफगानिस्तान, लिबिया, सूडान, ईरान, इराक, यहाँ पे ना बीजेपी है, ना मोदी है, ना आरएसएस है, एक दूसरे को मार रहे फिर रहे। तो ये इक्वालिटी वाला है, आप कह रहे हैं, आपका ये अच्छा विचार, ये सुविचार है आपका, हमेशा सबके तरफ एक पॉजिटिव एटमोस्फियर ये रहता है, एक थॉट रहता है। यू आर नॉट सीइंग बैड इन हिंदू आल्सो, नॉट सीइंग बैड इन इस्लाम, आई एग्री विथ यू, बट देन व्हाई इज द इस्लामिक वर्ल्ड, एंड बी ऑनेस्ट, व्हाई आर दे सफरिंग? इट इज नॉट द हिंदूज, it is the internal problem which they refuse to look at, and the problem is कि इसी देश में no other country in the world communist and Islamist combine to become progressives। मतलब गजब का है ये थियरी। देखिए क्या इस पे आप आंसर करेगा, फिर एक दूसरे डायमेंशन पे ले जाते हैं इस चीज को। कुरान पे मतभेद है? हाँ, बहुत बड़ा, क्या बहुत बड़ा। यस, क्या इंटरप्रिटेशन पे तो है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड रूल करेंगे, नहीं आप करोगे। शिया सुन्नी को जो मतभेद है वो कुरान को लेकर मतभेद नहीं है। मतभेद इस बात को लेकर ये कि पैगंबर की लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा। क्या अली को बढ़ाना है कि उनके खानदान के लोग आगे बढ़ाएंगे, या आपस में चुना हुआ कोई एक आदमी आगे बढ़ेगा? ये झगड़ा है। और फिर उसके बाद जब अली का मर्डर होता है तो वो एक अलग रंग अख्तियार कर लेता है। अब आप कुरान के अंदर भी अगर आप देखें, और जो चाहे उम्मैद डायनेस्टी को देखें, या फिर अब्बासी डायनेस्टी को देखें, या फिर जो अभी खिलाफत वाली जो क्या थे उसका, कुरान के भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। हनफी स्कूल है, तमाम तरीके के स्कूल्स हैं उसमें, वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन, और उन इंटरप्रिटेशन के बीच में झगड़े भी हैं, वहाबिज़म भी है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कुरान में ये लिखा हुआ क्या किसी का कत्ल करना है? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो मैंने तो नहीं पढ़ा। हिंदू धर्म में भी नहीं लिखा है भाई साहब। अब उसकी गलत व्याख्या करके कोई वहाब खड़ा हो जाए और कहे कि जो है वो उनका कत्ल करना है, या हमको ये इस तरीके से बातें करना, वो कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन करके जो लोग खड़े होते। अब जैसे अब मैं आपको हिंदू धर्म के बारे में बता दूं, यति नरसिंहानंद क्या है? क्या आप उनको मानेंगे हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव? मैं तो नहीं मानता उनको रिप्रेजेंटेटिव। तो कौन मान रहा है? तो वहाब कैसे इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव हो जाए? या आईएसआईएस को आप कैसे इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन मानेंगे? या जैसे भारत के संदर्भ बताओ, जिन्ना को आप याद रखते हैं, अल्लाह बख्श खान को नहीं मानते कि जब 1940 के अंदर जब पाकिस्तान का नाम हुआ तो इसी दिल्ली शहर के अंदर दिल्ली चलो का नारा अल्लाह बख्श खान ने दिया, और जिन्ना से ज्यादा बड़ी रैली करके दिखाई। हमको जिन्ना याद रहता, अल्लाह बख्श खान नहीं याद रहता। कांग्रेस को याद रहता तो वो मुस्लिम लीग के साथ अलायंस, कांग्रेस से सवाल करिए। मैं अपनी दूसरी बात कहना चाहता हूँ। कुरान में वेरी क्लियरली एक ने अनेकों जगह पर काफिर कौन है ये कॉन्सेप्ट है, उनके साथ क्या कर लिखा है। यू एग्री? हिंदू धर्म में है क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट? मलिच्छ है ना हमारे यहाँ शब्द? नहीं, अब अनटचेबिलिटी है ना सर? नहीं है ना? आप कोट कीजिए। और दूसरी बात, मैं आपको कोट कर सकता हूं कुरान का। दूसरी बात हम वो कभी देख लेते हैं। एक दूसरी बात, आप हिंदू धर्म में तो हमारे कोई किताब है नहीं, है ना? चलो गीता में हमारे यहाँ वेद भी है, उपनिषद भी है, पुराण कहीं पे दिखा दीजिए मुझे। शंकराचार्य भी है, और आप मलिच्छों का तो उदाहरण बहुत सारा मिला हुआ है। मैं जरा चाहूंगा दर्शक अपना देखें इस चीज को। और मैं आशुतोष जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, वर्ण के बारे में जो हमारे भगवत गीता में लिखा है, चैप्टर 4 वर्स नंबर 13 है, दैट इज चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पे विभागशः, कहीं पे भी बाय बर्थ या ये ऊंचा है या ये नीचा है कहीं नहीं है। वेद उपनिषद में भी आप मुझे बताइए, या तो मैं बिल्कुल फैक्ट चेक करना चाहूंगा तुरंत। रामायण के रचयिता कौन? वाल्मीकि। मैं एक सेकंड, मैं पर कुरान का, बिकॉज मैं पढ़ता रहता हूं तो मैं बता सकता हूं आपको। चैप्टर 4 वर्स नंबर 56 देखें, उसमें लिखा है डिसबिलीवर्स के लिए कौन सी जहन्नम है। एक सेकंड, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। चैप्टर 98 वर्स नंबर 6 देखिए, जो आइडल वर्शिपर्स हैं, दे आर द वर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, आइडोलेटर्स। ठीक, ये भाषा का इस्तेमाल है। मैं बोलना नहीं चाहता ये, बिकॉज आप कहते हो कहां लिखा है ये। मैं अभी आपको दर्जनों ऐसे कोट कर सकता हूं, पर मैं सबकी भावना का एक आदर रखता हूं।
आप कह रहे हैं हिंदू में लिखा है, उसमें नहीं लिखा है। मतलब ये तो कमाल ये हो गया। प्रॉब्लम है। ये तो उल्टी बात हो गई ना। हम यहाँ ये तो चर्चा नहीं कर रहे कि भाई आपने करी तो मैंने जवाब दिया। नहीं हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। इस्तेमाल इसलिए मलिक शब्द का इस्तेमाल नहीं है पर ना। क्या हम यहाँ ये साबित करने के लिए बैठे कि हिंदू धर्म मुसलमान इस्लाम से ज्यादा बेहतर अरे है नहीं। या इस्लाम क्रिश्चियनिटी से बेहतर? नहीं ना, हम तो तुलना ही नहीं कर सकते ना, एक धर्म में उन्होंने कहा मजहब तुलना ही है, नहीं कर सकते, एक धर्म एक धर्म पंथ मजहब है। मेरा मानना यह है कि दुनिया का कोई धर्म हो, दुनिया का कोई मजहब हो, वो गलत नहीं है। अगर गलत कैसे होता बोल रहे तो हैं? सुन ये अरे तो फिर पृथ्वीराज चौहान को समझाओ ना, पृथ्वीराज मेरी चौहान बात को तो सुनिए। समझाइए हाँ। आप। हमारे कहने पे मेरी पत्नी तो चलती नहीं, हाँ, और अगर पैगंबर मोहम्मद के पीछे इतनी दुनिया चल पड़ी, हाँ, है ना, हाँ। जीसस के पीछे इतनी बड़ी दुनिया चल स्वामी पड़ी, विवेकानंद उनके लिए के पीछे लोग भी चल पड़ी। जान से मारने को तैयार हो जाते हैं। हमारी पत्नी तो हमारे रास्ते पे, इसका मतलब क्या है? या बुद्ध के पीछे की आप देखिए, मैं जो कह रहा हूं, धर्म ने हिंसा कभी सिखाई नहीं। धर्म का इस्तेमाल करके मैं जो लोग हिंसा का लोगों की इस्तेमाल विवेक पे करते हैं। अब छोड़ जैसे देता हूं। आईएसआईएस है, हाँ। आईएसआईएस का इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है क्या? कौन तालिबान हो कह सकता जरा है क्या? एक अलग डायमेंशन पे जरा तालिबान हो सकता है क्या? कलम करेंगे तीन अच्छा, ठीक, नरसिंहानंद ठीक, जो है वो भारत का, अरे, या एक बजरंग दल सेकंड, जो है वो एक हिंदू धर्म सेकंड, का देखिए, प्रतीक पर हो जाए। यही देखिए, ऐसा हो सकता है? आपके मैं आपको अपलॉड कर रहा हूं। अब मैं आपको अपलॉड करने के बाद ये पूछ रहा हूं कि जब एक आईसिस इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, तो जो लोग अक्विट हुए उसके बेसिस पे हिंदू टेरर, नहीं, वो तो गलत है भाई, गलत है ना। हमने तो नहीं, शुरुआत में बोला। देखिए आशुतोष जी की नहीं, आवाज जो है ना आज तक की नहीं, डिबेट में नहीं, जो नहीं, कार्यकर्ता से करण- निकलती है करण मोदी is जी के witness। खिलाफ, वैसे नहीं, नहीं इन्होंने निकलती। पूरा- करण इज विटनेस। कहा और मैं इन्होंने, एक बार गलत है। नहीं, जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन भी मैंने टीवी चैनल नहीं, पर मैं कहा आपको था। एग्री कर रहा हूं। हाँ। मैं आपकी बात, see when we are talking about तो- you, we don't mean just you. There is a larger ecosystem which controls lot of weight. You are an गलत है भाई। individual, maybe you are a good person, गलत you are है। saying it. But the larger ecosystem comes and starts justifying गलत it. है। आप इसको तो गलत इनको ना call out बड़ी- करो ना आप। इनको इनका कहना है इसको गलत बड़ी दबी जुबान में कितनी कहते हैं। हाँ। कितनी कस के बोल रहे हैं जरा और बताओ। एक दिन जब अब डिबेट मैं- हो तो हमारी और साइड से मैंने बोल दिया करो बहुत- कि ये गलत अब है, जैसे- आज मैं कोई जैसे- divarication अब नहीं मैं हो जरा सकता। एक दूसरे डायमेंशन, एक- अच्छा, एक- बोलिए बोलिए अब बोलिए। जैसे बोलिए, इनको मजा आ रहा है इसी अमेरिका के topic अंदर पे। कू क्लक्स क्लान है हाँ। या स्किन हेड्स अरे है, तो तो क्या उनको मैं क्रिश्चियनिटी का वो मान लूं? अरे नहीं ना, किसने नहीं, बोला कौन ये? मान रहा है? इसलिए कौन मैं कहता मान रहा है? हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिहादी देखिए, मैंने तो आपको verses कहना quote भी किए थे। उसकी निंदा होनी चाहिए। मैंने आपको आप verses बोलो quote कि किए थे। आतंकवादी है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म का इस्तेमाल करके हत्या अच्छा, करता है। पहलगाम में कलमा टेस्ट क्या था? वो गलत है भाई। पर प्रियंका बोल रही कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं प्रियंका बोल रही है कि प्रियंका से नहीं, जाके भारतीय पूछो ना हमारा यार। अब जरा प्रियंका से पूछो, एक बार राहुल लेट्स गांधी गो बैक, जो आपका जो स्टार्ट हुआ था। देखिए, आशुतोष जी ने जो स्टार्टिंग करी और हम सब ने करी वाज नेहरू का जमाना और आज का, ठीक। हाँ। अब आशुतोष जी ने एक ट्वीट किया, बड़ा ट्वीट। अच्छा जबरदस्त ट्वीट है। ये। द मोर आई रीड नेहरू द मोर आई फील ब्लेस्ड, ही वाज अ रियल स्टेट्समैन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। और आपने नेहरू जी की किताबों की चर्चा करी है काफी। अब मुझे एक बात बताइए आशुतोष जी, एक आदमी जो एक बारबेरियन रहा हो, जो कह के निकला हो कि भाई मेरा को काफिरों को मारना है, आपने कहा वन डजंट रिप्रेजेंट ऑल, ठीक। एक आदमी कह रहा है मैं काफिरों को मारने आ रहा हूं, गाजी बन के रहूंगा। हाँ। उसके बारे में नेहरू जी जब लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, तो उसको बताते ही वॉज अ ग्रेट आर्ट लवर। मैं बात कर रहा हूं बाबर की। He was a great art lover. मैं जरा कोट करना चाहता हूं ताकि भाई कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। बाबर had a great love for beauty, for gardens. He laid out gardens and wrote with enthusiasm about flowers and fruits of this new land. Babar brought with him the traditions of Persian culture. He was struck by the beauty and richness of India. और बाबर खुद कह रहा है बाबरनामा में कि भाई मैं तो एक वॉन्डरर था, अच्छा हुआ इस्लाम ने मुझे सही राह दिखाई, and for the sake of Islam, I'll be fighting infidels and Hindus. अब ये आप क्या कहेंगे, नेहरू जी ने क्या किया था? अपीजमेंट। मैं बाबरनामा मैंने पढ़ा है। हाँ, हाँ। बाबरनामा हर आदमी को पढ़ना चाहिए। अच्छा बाबर ने हिंदुस्तान में आया जी, हिंदुस्तान पे कब्जा किया, अगर आप जोड़ना चाहें, मुगलिया सल्तनत बनाई। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो आर्ट लवर नहीं था। इसका मतलब ये तो नहीं, ना बोलते रहिए, something serious। हाँ। आप बाबरनामा पढ़िए और उसके बाद आपको तो उसकी पर्सनालिटी का एक फैसेट ये भी था। मेरा तो साफ तौर पे मानना है, हम बाबर में बहुत सारी बातें करते हैं, है ना, खूब सारे बाबर करते हैं। हमारे यहाँ पुष्यमित्र सुंग की बात क्यों नहीं करते हम? एक मिनट इस पर रहते हैं, मोटिवेट नहीं करते। नेहरू जी ने ये वाला फैसेट क्यों नहीं बताया बाबर का? नहीं। मैं नेहरू जी पे हूं, एक सेकंड आशुतोष जी, देखिए नेहरू को एनालाइज एक सेकंड जरा, एक मिनट जरा, लेट्स एनालाइज दिस। हम बाबर एक मिनट उसमें objection मेरा क्या है? आप आशुतोष जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं फिर इस पे आ रहा हूं। बाबरनामा की आपने बात करी, मैं बाबरनामा को कोट कर रहा हूं पेज 353 पे। फॉर द सेक ऑफ इस्लाम आई बिकेम अ वॉन्डरर, आई बैटल्ड इनफिडेल्स एंड हिंदूज, आई वाज डिटरमिन्ड टू बिकम अ मार्टर, थैंक गॉड आई बिकेम अ काजी। ठीक, ये बाबर ने बोला। नेहरू जी ये कुछ नहीं लिखते,
नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में 45th लेटर जो देते हैं उसमें लिखते हैं कि वाज एन आर्ट लवर। तो इस वाले फैसेट को क्यों नहीं टच किया नेहरू जी ने? इसका मतलब आप क्या निकालना चाहते हैं कि ही वाज ग्लॉसिंग ओवर हिस्ट्री, और क्या है, अपीजमेंट है ये? आपने इसका मतलब फिर आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूरी पढ़ी नहीं मैंने पढ़ी है, काफी पढ़ी है, बताइए। पूरी पढ़ी, आप पूरी पढ़िए और उसके बाद बताइए। फिर मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ एक गलत ट्रेडिशन शुरू हो गई है, और ये मैं इसके लिए मैं आरएसएस के लोगों को जिम्मेदार, एक टुकड़ा कहीं से उठाते हैं। मुझे बताइए ना इंस्टेंस, उसके बाद पूरा मुझे इंस्टेंस बताइए जहां बाबर के बारबेरियन तरीके बताए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में से मुझे बता दीजिए प्लीज। आप नेहरू का जब आकलन करेंगे तो बाबर पर उनके टिप्पणी से करेंगे या आजादी की लड़ाई में जो मैं उस पर बाद में आऊंगा सर, अब इस समय स्पेसिफिक बात पे करिए। स्पेसिफिक बात पे करो, मैं स्पेसिफिक बात करिए बाबर के बारे में। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये जो ट्रेडिशन है कि आपने एक टुकड़ा उठा लिया कहीं से, तो जो फिर लाल के तो नेहरू ने किया ना। लाल के अडवाणी ने जो नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा था कि अरे एक यार, एक आदमी की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, तो क्या मैं उस आधार पे कह दूं कि मोदी जी का आशुतोष चरित्र नहीं है? एक सेकंड पहले तो ये गलत होगा एक ना? सेकंड आशुतोष चलिए, जी, मैं भी जो आता हूं आप- उस पे। जो आप अक्यूज करो ना करण को या आरएसएस नहीं, accuse नहीं कर रहा, मतलब जो अभी हाँ, आपने ठीक बोला है, ना, ठीक है। वो सिलेक्टिव चेरी पिकिंग नेहरू जी ने की, ये हम आपको हाँ। बताने की कोशिश, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। बट उसके आधार पे आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरी नहीं। बात तो सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि मुगल्स, they must have, for all you know, been great lovers of art. They were perhaps great lovers of warfare and blood also of Hindus. The point is that when you magnify and amplify one aspect, मान लो कि आशुतोष जी का एक एस्पेक्ट है, मैं उसको एम्पलीफाई करूँ, पर आशुतोष जी का जो खराब एस्पेक्ट है मैं उसके बारे में चर्चा ही ना करूँ, तो इट इज़ नॉट अ क्लियर पिक्चर ऑफ आशुतोष, करेक्ट? मुगलों को महिमा मंडित करने का हर चीज़ को प्रमोट किया गया, हिस्ट्री से लेकर नेहरू जी की किताब में, पर जो उनके काले कृत्य थे, क्योंकि वोट बैंक डोमिनेट कर रहा था, मुस्लिम, सुन तो लीजिए मेरा कंटेंशन तो सुनिए, क्योंकि उस समय नेहरू जी का ये कोट है कि दी ओनर्स ऑफ सेकुलरिज्म लाइज मोर ऑन दी मेजोरिटी। सोमनाथ का भी विरोध किया, हिंदू रिवाइवलिज्म बोल दिया, तो ये हिंदुओं को दबा के रखो और मुसलमान चाहे जो करो उनको अपीज करते रहो। इस थ्योरी के चलते मुगलों की ये आर्ट लविंग कैपेसिटी को तो आपने ये औरंगजेब टोपियां सिलता था, अरे औरंगजेब ने दारा शिकों का सर कलम किया, औरंगजेब ने गुरुओं को मारा, औरंगजेब ने जिजिया लगाया, वो सारी चीजें जब हम लोग डिलीट कर दें, आप एडिटर रहे हो, एडिटर इन चीफ ऑफ अ चैनल है, मान लो आपके पास एक न्यूज आती है, न्यूज में यह आता है कि फलानी सरकार ने 5 रुपए ऑफ कर दिए कुछ प्राइस में, पर उन्होंने 50 रुपए कहीं और बढ़ा दिए। अब आप आशुतोष केवल 5 रुपए ऑफ कर दिया चला, तो ये फेयर न्यूज है? नहीं। जवाब तो आशुतोष एज द एडिटर को मैं पूछ रहा हूं, नाउ यू बिकम द एडिटर इन चीफ। Nehru was doing the selective posturing for the community. एक मिनट शहजाद जी, मैं एक चीज ऐड And इसीलिए आपका नेहरू को डिवाइन बोलना, मुझे आपका फिर डिवाइन तो मैंने कभी नहीं बोला यार। नहीं डिवाइन नहीं बोलता। हमने कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं इसलिए ये तो वहां मौजूद अरे नहीं। सर आप जानते नहीं डिबेट में लोग नेहरू वंदना करने लग जाते हैं, देखिए, वो ऐसे बहुत सारे लोग तो मोदी वंदना भी करते हैं यार, हम छोड़ देना उस एक डिबेट सेकंड, में, एक सेकंड। डिबेट में नहीं देखिए, पढ़ते ना। आशुतोष जी, आपने एक बाबर का नाम लिया, मैं बताता हूं कि ये एक डिससर्विस करी है टू राइटिंग हिस्ट्री। मैं क्यों कहता हूं, एक लार्जर पॉइंट, मेरी पूरी बात सुनिएगा। महमूद गजनी, ठीक, चैप्टर 4 डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आई एम कोटिंग, महमूद वाज फार मोर अ वॉरियर एंड अ कॉन्करर देन अ रिलीजियस एंथुसियास्ट। अब मोटिव ही चेंज कर दिया। इनका कहना है हिज रेड्स वर मोर ऑफ द लूट देन एनीथिंग एल्स, मतलब ये लूट के लिए आया, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। अब महमूद गजनी का जो खुद का बायोग्राफर है वो है उदबी, उसने एक किताब लिखी तारीकुल यामिनी, उसमें वो कोट करता है कि महमूद गजनी ने कहा कि जब वो सोमनाथ पे पहुंचा डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे आइडल को, तो वहां पर सब आ गए और उन्होंने कहा भाई कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले लो, हमारे आइडल हमारे आराध्य को छोड़ दो। उसने कहा मैं तोड़ूंगा जरूर, ताकि कयामत के दिन पे मुझे बुत शिखन के रूप में जाना जाए, ना कि बुत फरोश, मतलब नॉट एज द ट्रेडर ऑफ आइडल्स बट एज द ब्रेकर ऑफ आइडल्स। वो व्यक्ति खुद लिख रहा है कि भाई मैं आइडल वर्शिप के लिए जा रहा हूं, पैसे के लिए नहीं जा रहा हूं, और नेहरू जी इसको पेश कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि ये रेट्स के आधार पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल इसके आधार पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ही वांटेड टू ग्लॉस ओवर कि इस वाले जो ये वाला स्ट्रैंड ऑफ इस्लाम था जिसमें कि काफिरों को मारने का था, जो ये थे उनको आप आर्ट लवर दिखा रहे हो, लूटर्स दिखा रहे हो, आप रिलीजियस मोटिव गायब कर दे रहे हो फॉर अपीसमेंट। मुझे नहीं लगता कि इसको, मुझे लगता है कि फिर से क्लियर है सर, इसके डिस्कवरी ऑफ इंडिया को फिर से पढ़ना चाहिए। मैंने आपको कोट किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को फिर से पढ़ना चाहिए और फिर उस पर फिर कभी बात करेंगे। अब सवाल क्या है, हमने क्या क्या शुरू कर दिया? हमने शुरू किया अकबर क्या था, 30,000 लोगों का कत्ल किया, तो क्रूर पे हमने फोकस कर दिया, ठीक है।
इज इट नॉट ग्लॉसिंग ओवर कि अकबर के जमाने में रामायण का अनुवाद हुआ, रामचरितमानस वो तो बाद का हुआ, वो तो उसकी भी उसी बात समय होती है। में, उसी समय हाँ, अकबर के 2 फेजेस कहे जाते हैं हमेशा। जजिया कर उन्होंने हटाया, सुलह कुल की बात की, दीन इलाही की बात की, है ना, किया कि नहीं किया? लेकिन हम 30,000 में फोकस करके एक खास तस्वीर गढ़ने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि यार हिंदू राजा तो बहुत सहिष्णु थे। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं अभी, मैं उनको गया ही नहीं। संघ की बात मैं क्यों ये बात कहना चाहता हूं, देखिए इतिहास को देखने की दोनों दृष्टि गलत है। इतिहास को समग्रता में देखना पड़ेगा। क्या नेहरू जी ने देखा? क्या नेहरू जी ने सिलेक्टिव चेयरिंग करी कि नहीं करी? अगर आप पूरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे, एक भी स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए वेयर ही क्रिटिसाइज्ड गजनी एंड बाबर फॉर बार्बरिज्म। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबर की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पूरा पढ़ा सर, मैं ढूंढता रहा, मुझे पेज कोट कर दीजिए। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट बुक और हर आदमी को पढ़नी। फिर अब मैं दूसरी बात कर, सवाल क्या है कि अगर मान लीजिए जो मुगलों के बारे में पेश किया जाता है कि मुगल तो बड़े खतरनाक थे और वो तो इस्लाम लाना चाहते थे, तो रामचरितमानस बनता ही नहीं। अच्छा सुने, अच्छा मैं जिंदा ही नहीं होते। चलिए मैं इस पे आना सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। रामायण का अनुवाद नहीं होता, रामचरितमानस का अनुवाद नहीं होता, उपनिषदों का आशुतोष जी मैं इस पे आना क्यों हो रहे थे ये सब? मैं इस पे 30-40 सेकंड लेना चाहता हूँ। आपने एक अच्छा लाइन बोला जो हम भी एग्री करते हैं कि समग्रता या समग्र दृष्टि से इतिहास को देखना चाहिए, नॉट थ्रू द पॉलिटिकल लेंस। मुगलों का राज कितने साल रहा इस देश में? तकरीबन 200। नहीं, उससे ज्यादा। 1526 से 1707 तक मान के चलो, से लेके 1700, अरे वो तो ऑलमोस्ट 1707 तक है बेसिकली, ऑलमोस्ट 300 इयर्स। ठीक है, विजयनगर एम्पायर कितने वर्ष? चोलास का राज कितने वर्ष? अहोम्स का राज कितने वर्ष? और अहोम्स ने तो बार बार मुगलों को हराया, लचित बोरफुकान से लेकर बाकी लोगों ने। इनके बारे में ईमानदारी से, आशुतोष जी आप सीबीएसई पढ़े कि आपका स्टेट बोर्ड था? यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड ड्यूरिंग द कांग्रेस ईयर्स। मैं स्टेट बोर्ड ड्यूरिंग द कांग्रेस ईयर्स, कुछ जिक्र नहीं था। मुझे तो विजयनगर एम्पायर, अहोम एम्पायर किसने फाउंड किया, विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड किया, चोलास का तो क्या रूल, और अभी पीएम ने बोला भी है चोलास को हम सेलिब्रेट करेंगे, सेंगोल को भी हमने लाया पार्लियामेंट। तो मुझे बताइए समग्र दृष्टि से कहा था। आपको कैसे पता चला चोला के बारे में? सर क्योंकि अभी इतिहास इंटरनेट पे हम पढ़ते हैं, यही तो समस्या मुझे है। तो बचपन में भी मैंने इतिहास पढ़ी है और ये चोलास के बारे में पढ़ा, विजयनगर एम्पायर के बारे में पता है ना, गोलकुंडा के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा, पक्का पढ़ा है? पक्का पढ़ा। चलिए अभी मैं औरंगजेब और एक सेंसर सर, अभी आपने मुझे 20 सेकंड देना पड़ेगा। औरंगजेब का बाप कौन था हमको पता है, उसका बाप कौन था हमें पता है, हमें पता है बाबर से लेकर औरंगजेब। सुनिए ना। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मुझे चोलास के 5 किंग के नाम बता दीजिए। अब आप जो ना, आप मुझे अहोम के 5 किंग के नाम बता दो ना। ये आपने तो पढ़ा है ना, आपने कि आप नहीं सर इनके बारे में इतना नहीं पढ़ा, ये तो मानिए ना, जितना मुगल के बारे में हमने पढ़ा ये तो आप मानोगे। एक मिनट पहले हम जो पहले बात ये जो ना क्या बोलते हैं, अंताक्षरी ना करना। अंताक्षरी थोड़ी है, अंताक्षरी ना करें ना। अरे पता होता ना, ज्ञान चेक करने के लिए पूछे। देखिए औरंगजेब का बाप हम लोग को पता है पूरा पाठ कर दो, या आप बादरायण का पूरा वो कर दो, ये ठीक बात, वो ठीक है, वो ठीक है। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, ये जानते हैं, हम लोग नहीं जानते इन लोग के बारे में ना, हम नहीं जानते, इसका मतलब ये कि नहीं पढ़ाया गया। अरे पढ़ाया गया सर, मैं टॉपर था स्कूल में भाई साहब, ऐसे थोड़ी है। कहां हमारे पूरे 7th 8th 9th के सिलेबस में कितना मैंने पढ़ रखा है। कहां पढ़ा? मैंने यूपी बोर्ड में। अरे मैंने पढ़ा इसलिए कह रहा हूं। आप और अभी भी अगर आप जो लोग नहीं पढ़े हैं तो किसने, उनकी प्रॉब्लम्स हैं। मैं इतिहास का उतना विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मुझे विजयनगर एम्पायर का भी पता है, मुझे गोलकुंडा का आपने पता स्कूल है, में पढ़ा था? नहीं स्कूल में पढ़ा है मैंने। कहां पढ़ लिया सर ये? क्या लिखा था? हमारे यूपी बोर्ड में। अच्छा चलिए, आप विजयनगर के 4 किंग के नाम बताओ। ऐसे मत करो ना, नहीं चलो क्विज नहीं खेलते। ये बताइए, आपको औरंगजेब का तो पता है ना, पर हमको औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां सब पता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये जो इतिहास को जो अलग दृष्टि से, अच्छा मैं दूसरा आपको चोलास के जमाने में किस तरीके से मैसेकर हुए। देखिए अब वही ना प्रॉब्लम वही है ना कि ये चलिए आइए अब चलो मुझे अरे चोला के बारे में पहले पढ़ाओ तो फिर बताना कहां मैसेकर किया। 10 टीपू सुल्तान को लेकर कितना बवाल काटा जाता है ना। टीपू सुल्तान पूछिए कितने लोगों को मारा, वहां के लोग बताते हैं। मैं बता रहा हूं, टीपू सुल्तान कांची कामकोटी के शंकराचार्य ने उनको 36 चिट्ठियां लिखी थी। अरे भाई 36 चिट्ठियां किसके खिलाफ लिखी थी सबको मालूम है। उनका पूरा मठ उजाड़ दिया गया। टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य को अपने यहां शरण दी और कांची कामकोटी को का जीर्णोद्धार के लिए पैसे दिए, और जो आक्रमणकारी थे, मैं जानबूझ कर उनका नाम नहीं ले रहा हूं सर, उनसे उनको बचाया। टीपू अब आप और सुनिए, 2014 के पहले यदुरप्पा टीपू सुल्तान की टोपी लगा के घुमा करते थे।
2014 के बाद से वो टीपू हिटर हो गए। तो आप कांची कामकोटी की बात नहीं करेंगे, शंकराचार्य की बात नहीं करेंगे, जिसका उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, और टीपू सुल्तान का एक पक्ष निकाल के आप कह देंगे तो हिंदू है। सर अच्छा वन सेकंड आशुतोष जिसके बारे में कहा जाता था जिसने पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, फ्रांसीसियों की मदद से। जी टीपू सुल्तान की एक सीरियल भी चली थी हमारे देश में, जिसमें शायद सलमा, वो कौन थे बड़े एक्टर थे, फिरोज खान के भाई, फिरोज खान के जो भी अकबर नहीं, अकबर खान जो भी था वो। श्रीरंगपट्टनम में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान ने क्या किया था नायर्स के साथ? मैं तो कह रहा हूँ दिखाया था क्या? दिखाया था क्या? अब दूसरी मेरी बात तो होना चाहिए ना। अभी मैं आपको कोट कर रहा हूँ, 2014 से पहले की कोट कर रहा हूँ। ये एक क्लेम था कि मुगलों ने बहुत सारे मंदिर बनाए, एनसीईआरटी को आरटीआई डाली गई कि भाई जरा प्रमाण तो दे दो। आप प्रमाण के साथ बात कर रहे हो, प्रमाण तो दे दो, ये कहाँ बनाए, कौन से मंदिर, थोड़ा लिस्ट तो दो, क्योंकि हमको पता है औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ तोड़ा ना, लिखा भी है ना, हमको पता है कि अनेकों मंदिर तोड़े गए। उनके पास कोई डेटा नहीं था इसका। अब हम केवल इतना अगर हिस्ट्री में बोल दे कि भाई आज की तारीख में मुगलों ने जो किया उस पर आज के मुसलमानों को जज नहीं करना है, पर ये रियलिटी है कि ये मुगलों का इतिहास था, इन्होंने ये अच्छे काम भी किए, ये बुरे काम भी किए। तो जब ये किया जाता है तो हाय तौबा इस देश में क्यों मचती है भाई साहब? ट्रू, लेकिन अगर आप मंदिर तोड़ने की बात करेंगे, कल मान लीजिए कल किसी और ने इतिहास लिखा, उन्होंने कहा कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कितने मंदिर तोड़े गए, सड़क चौड़ा कर सर कह के तोड़ा जा रहा है। एक मिनट, काशी विश्वनाथ मोदी जी ने तोड़ा जा रहा है, मोदी नामा में लिखा क्या, इन्फिडेल को सबक सिखाना है। मैं जो कह रहा हूं जहानारा मॉस्क की सीढ़ियों में लाया गया मंदिर तोड़ के, नॉट काशी विश्वनाथ, दूसरा मंदिर तोड़ के, कृष्णदेव मंदिर तोड़ कर मूर्तियों को लाया गया, जहानारा मॉस्क की सीढ़ियों पे रखा गया ताकि चढ़ के जाए, बेइज्जती हो, चुन करके धर्म के नाम पे किया जा रहा है। सर ये तो चीज गलत है ना। अब इसको बोलिए, टेल इट एज इट इज। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, आज से 200 साल के बाद, 200 साल के बाद मान लीजिए एक ऐसी सरकार आ जाए जो सिर्फ मोदी जी के बारे में, जो कॉरिडोर बनाने में जो मंदिर तोड़ेगा, सिर्फ उसी का जिक्र करे। एक मिनट, जस्ट इमेजिन, ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? कॉरिडोर किस बात का? काशी कॉरिडोर। हम जब चेरी पिकिंग कर रहे हैं, सर चेरी पिकिंग कहां कर रहे हैं आप? कर रहे हो चेरी पिकिंग इसमें? मैं कह रहा हूं कि आप अकबर को तो क्रूर साबित कर रहे हो, लेकिन अकबर के जमाने में जो अकबर को अनुवाद हुआ, रामायण का अनुवाद हुआ, रामचरितमानस का अनुवाद हुआ और लिखा गया। एक सेकंड, रामचरितमानस के बारे में भी बता दूं, तुलसीदास जी को जेल में डाला था अकबर ने। कोई नहीं, अरे अकबर ने नहीं जेल डाला, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तुलसीदास का सबसे ज्यादा विरोध, अकबर का हाथ पकड़े थे। तुलसीदास का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? बनारस के पंडितों ने सबसे ज्यादा विरोध। उनका कहना था कि संस्कृत में नहीं लिखा, ये हिंदी में लिखा है, पता नहीं क्या कर रही है। एक सेकंड, आप थोड़ा सेलेक्टिवली कोट करके सर आगे बढ़ रहे हो। देखो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो मुझे बड़ा बुरा लगा, आप भी अकबर को सेलेक्टिव, मैं कह रहा हूं दोनों एस्पेक्ट्स करो। एक मिनट, मैंने कहा ना, तो फिर मेरी 10 सेकंड बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। जैसे अब आपने टीपू सुल्तान को ऐसे दिखा दिया, उसने पहली ऐसे नहीं दिखाया, मैंने कहा कि ये भी उसका पहलू है। उसका वो पहलू वाज नॉट इवन 1% ऑफ जो उसका एंटायर पहलू। वो बंदा मलाबार में खुद प्रोक्लेमेशन लिखता है, जो कि पूरी दुनिया में बेचता है कि मैंने कैसे हिंदुओं को मारा, मैंने कन्वर्ट कराया मरी हुई लाशों तक को। मंडिया मयंगर, एक मिनट सर पूरी बात सुन लीजिए। मंडिया मयंगर आज तक दिवाली नहीं मनाते। ऐसा खौफनाक मंजर था दिवाली के दिन, इतनी लाशें बिछाई थी उसने, उसको आप हटा करके कहते हैं एक किसी के साथ उसने उसको लैंड दी। ये सर क्या बोल रहे हैं? सूरत किसने लूटा था भाई साहब? बोलिए, बताइए आप। सूरत मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप बताइए। देखिए सर, महाराष्ट्र भावनाएं आहत मत कीजिए ऐसे आप। सूरत, मैं तो नाम ही नहीं ले रहा हूं किसी, तो मैंने इसीलिए कांची कामकोटी का जो शंकराचार्य का एक इंस्टेंस ले लेंगे, किसने गिराया था? बस एक इंस्टेंस। नहीं सर, एक इंस्टेंस नाम नहीं ले रहा हूं, जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं। आप एक इंस्टेंस को लेके लोगों की भावनाएं आहत हो जाएगी। एक इंस्टेंस को लेके दूसरे को टोटली व्हाइट वॉश कर देंगे। टीपू क्या था भाई? आप सोचिए जरा, आप इसका नाम ले रहे हैं। अगर टीपू ऐसा, इतनी लाशें बिछा दी जिस आदमी ने, खुद अगर ऐसा आज के टीपू की नहीं, उस टाइम के टीपू की बात कर रहे हैं। बता सकेंगे, फिर आप बोलिएगा। सर एक चीज होती है, किसी इतिहासकार ने किसी के बारे में कुछ लिखा, एक है वो खुद कोट कर रहा है कि भाई मैंने ये किया और बड़े गर्व से किया, डंके की चोट पे किया। मेरी बात क्या बोलोगे? मेरी बात सुनेंगे? हाँ जी। आप क्या ये मानते हैं कि कांची कामकोटी वाला मामला नहीं हुआ? नहीं, उसमें पॉलिटिकल हुआ, उसमें देयर वाज अ पॉलिटिकल मोटिव टुवर्ड्स टीपू। ये लोग अलायंसेस बनाते थे ऐसे ताकि एक फूट डाल सके हिंदू समाज में। अगर वो हिंदुओं का इतना बड़ा हेटर होता तो शंकराचार्य, अरे वो खुद अपने को हिंदू हेटर बोलता है सर। आप क्या अगर कर रहे हो? बट इतिहास तो ये भी है ना कि उसकी शंकराचार्य ने उसको चिट्ठी लिखी
तो और किसके political और motive किसके है, खिलाफ सर। चिट्ठी लिखी ये आपको मालूम है ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के। तो उनके बारे में क्यों नहीं कहते लोग? क्या उन्होंने कह लो सर उसके बारे में, दोनों चीजें रखो सामने। यही मैं कह रहा हूं। आप नहीं रखते ना इसीलिए- दूसरी, नहीं, नहीं, आप नहीं, दूसरी नहीं, चीज रखी नहीं रहे हो, आप ये वाली रख रहे हो। बिल्कुल नहीं ये नहीं। चीज है। जैसे आपने नेहरू का एक छोटा सा मैंने टुकड़ा एक छोटा काट सा के आपने एक कर दिया। सेकंड, आप मैं बाकी कहा एक पूरी सेकंड, पूरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए ना उसके नहीं, बाद। नहीं, आप पूरी पूरी सब पढ़िए, आप Oxford पेज history कोड पढ़िए कीजिए ना। ना, मैं तो आप एक पेज सेकंड, कोड करो, उसको देखिए। मैं अरे तो भाई, डंके- आपने पढ़ी एक हुई सेकंड, पेज कोड मैं कीजिए ना। डंके की चोट पे बात कह रहा हूं, जो आपका प्रिंसिपल है कि सेलेक्टिव चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए। टेल मी वन इंस्टेंस जहां नेहरू ने कहा कि कहाँ है? बाबर ने गलत बारबेरियन किया, था। बारबेरियन था और उसने मिसलीड किया। एक सेकंड, गजनी को यह कहा कि ही हैड नथिंग टू डू विद रिलीजन, जबकि वो खुद कह रहा है मैं बुद्ध शिखन करने आया हूं यहां। मुझे लगता ये है और नेहरू बोलते थे मुझे- सोमनाथ cherry का picking बनना करी। रिवाइवलिज्म है देखिए, हिंदुइज्म। ये cherry picking नेहरू ने करी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं मुझे बस। लगता हाँ है जी, कि बोलिए, बोलिए। शायद नेहरू पे हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। मुझे और कोट खास करिए, पे- मेरी बदल दीजिए दृष्टि, मुझे कोट- कोट कोट करिए, करने की सामने बात है। रखिए हमारी दृष्टि बदलिए। नेहरू अगर इस देश में उनकी लीडरशिप नहीं होती तो आज देश डेमोक्रेटिक नहीं होता। ये मैं आपको बहुत- बता रहा हूं। और मैं बहुत इसमें आप लोग यूनिवर्सल हंस सकते हैं। यूनिवर्सल यार, गुडनेस हो रही है तो। ये आप तो- हंस सकते हैं और हंसना भी चाहिए आप लोगों को, लेकिन हकीकत ये है कि आज देश अगर लोकतांत्रिक है अच्छा, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को चाहिए। नेहरू जी तो डेमोक्रेटिकली नेहरू- इलेक्टेड थे वैसे प्राइम मिनिस्टर। ये भी Now एक let बहुत me- बड़ा सवाल एक तो ये है, second, he was एक selected, second, you are अब not मुझे नहीं, मुझे democratically seriously- elected। मुझे इसका serious जवाब देना है। मोदी जी कब मुझे इसका डेमोक्रेटिकली serious इलेक्टेड हुए जवाब जरा देना। बताइए मुझे इसका serious- मोदी जी कब डेमोक्रेटिकली Let's not- इलेक्टेड? let's not आज reduce- 2024 में एक second। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीड अरे भाई, मुझे जवाब देने हुई दीजिए। नहीं। चलिए। हुई मीट First of all, बीजेपी with all due respect- पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग सवाल नहीं हुई ना। आशुतोष जी, आशुतोष तो आप ऐसे टिप्पणी करो जो आदमी 1951 अरे यार, का चुनाव आशुतोष जी, जीत अब के आ आप रहा हो, बोलने ही नहीं दे रहे। 56 का लेकिन चुनाव तो जीत रहा हो, उसका वो जीते जी, वो ऐसा जीते हो। रहे अरे हैं। भारी बहुमत से जीत रहा अच्छा। उसके बारे में आप कहते हैं चलिए, ठीक, अनइलेक्टेड, ठीक, ठीक, मतलब आप इससे ज्यादा ट्रेजिक बात क्या होगी? चलिए बोलिए आप। आशुतोष जी, और आप पूरा सुनिए, ये देश किसी एक व्यक्ति या एक परिवार की वजह से डेमोक्रेटिक नहीं है। इस देश के संविधान और इस देश की सनातन संस्कृति की वजह से डेमोक्रेटिक है। ये देश हिंदू बाहुल है इसलिए सेकुलर है, ये देश हिंदू बाहुल है इसलिए डेमोक्रेटिक है। अगल बगल में देख लीजिए, जहाँ हिंदू नहीं है ना वो डेमोक्रेटिक है ना सेकुलर है। हम डेमोक्रेसी दुनिया को तब भी पढ़ा रहे थे जब पूरी दुनिया में लोग जो है कच्चे में घूम रहे थे, पत्ते लगा के घूम रहे थे। हमारे तमिलनाडु के मंदिरों के टेम्पल्स में इंस्क्रिप्शन है डेमोक्रेसी कैसे चलती है। हमने सभा और समिति का कॉन्सेप्ट दिया है। हमारे वेदा में कॉन्सेप्ट्स है डेमोक्रेसी के। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, मदर है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेहरू जी इतने बड़े डेमोक्रेटिक, इतने बड़े डेमोक्रेट, सुन लीजिए, इंदिरा जी कहाँ से निकली? नेहरू जी ने डेमोक्रेसी दी कि नहीं पता, इंदिरा जी जरूर दी। और इंदिरा जी ने डिक्टेटरशिप जरूर दी, भारत का ओनली ट्विस्टेड डिक्टेटरशिप। मानते नहीं मानते? मैं इंदिरा जी, देखिए सुनिए, पूरा सुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2014 के बाद में बहुत सुनिए सुन ना। चुका हूं डेमोक्रेसी अबे पे। आप नेहरू से शुरू हुआ ना, नेहरू के देखिए, नेहरू ने बहुत चीजें अच्छी की। और पर- डेमोक्रेसी कैसी, सर, एक बार आप देखिए, संजय disturb जोशी से करके- पूछना पड़ेगा नहीं, मुझे सुनिए ना, लगता आप ये देखिए, ये प्रॉब्लम यही है ना कि जब हम क्रिटिक करते तो आप सुनना नहीं चाहते या आप उसको सीरियसली ले लेते। आप हमारी भी बातों को सीरियसली लीजिए। सुन रहा हूं, हम भी तो एक बहुत चीज बात seriously रख रहे हैं ना, जो देश का ऑल्टरनेटिव व्यू है उसको भी तो सुनना पड़ेगा आपको। सुन रहा हूं भाई। नेहरू जी यदि इतने बड़े डेमोक्रेट थे तो भाई साहब मुझे बता दीजिए कि नेहरू जी ने पहली बार शपथ जो ली वो इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं ली थी, उन्होंने यूनियन जैक के तहत ही ली थी। ठीक है ना? दूसरी बात, महात्मा गांधी ने क्या बोला था कांग्रेस के बारे में? क्या बोला था उन्होंने? कांग्रेस शट डाउन करो। नेहरू जी डेमोक्रेटिक थे, लेवल प्लेइंग फील्ड देते ना सबको, नहीं दिया। नेहरू जी पहले आए ना पॉलिटिकल पावर में, बीजेपी आरएसएस तो नहीं है। उनके पास उसी समय मौका था कि परिवारवाद नाम की बीमारी जो महात्मा गांधी ने नहीं बढ़ाई, किसी और फ्रीडम फाइटर ने नहीं बढ़ाई, सुन लीजिए पूरी बात, पर उन्होंने किसको जीते जी प्रमोट किया? इंदिरा गांधी। परिवारवाद इज इक्वल टू डेमोक्रेसी। आज की तारीख में मत जाइए, आज सब पार्टी में परिवार के लोग बैठे, ये मैं मानता हूं, पर मैं कह रहा हूं कि उस समय फर्स्ट आप नेहरू को जो क्रेडिट दे रहे, नेहरू जी ने ही इंदिरा को लाया ना जीते जी अपने। इंदिरा से बेहतर कोई नहीं था। इंदिरा की क्या कैपेसिटी थी, उनकी क्या इतनी उपलब्धि थी उस समय पे कि उनको लेकर आए? चलिए, अब सवाल- मुझे हाँ। पूरी कंप्लीट करने दीजिए। अब मैं आपको एक पॉइंट वाइज बताता हूं, उसका जवाब दीजिए। नेहरू जी ने मजरू सुल्तानपुरी से लेकर पीरियोडिकल्स और मूवीज और टाइम्स ऑफ इंडिया बैन किया, उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने तो पूरा सेंसरशिप लगा दिया, राजीव गांधी ने 2 ऐसे एंटी मीडिया बिल लाए, एक को तो पॉकेट वीटो किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। उसके बाद आए सोनिया गांधी का टेन्योर, मनमोहन सिंह जी तो केवल फेस थे। सोनिया गांधी के टेन्योर में 66 ए आया।
सोनिया गांधी के टेन्योर में लाखों लोगों पर केसेस किए गए, इंक्लूडिंग सेडिशन केसेस किए गए। उसके बाद आया राहुल गांधी का टेन्योर। राहुल गांधी के टेन्योर में 14 पत्रकार बॉयकॉट हुए, 14 पत्रकार बॉयकॉट हुए। अभी रेवंत रेड्डी का 2 दिन पहले का बयान है कि मैं यूट्यूब जर्नलिस्ट को स्टिप कर, आप यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट में यूट्यूब क्या होता है? नहीं, आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, इन द सेंस कि यू आर ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ही हैज सेड आई विल स्टिप द जर्नलिस्ट एंड लीड देम। ये पार्टी इमरजेंसी की दे, नेहरू हैज गिवन दिस कंट्री इमरजेंसी। चलिए अब आप इसका ये पैक्ट इन अ लॉट, तो आप जरा इसको आप हंस रहे हैं इस पे मैं सिर्फ हंस सकता हूँ क्योंकि 2014 के बाद से जो मैं आशुतोष जी के हंसने वाले मीम्स भी वायरल होंगे। अब देखिए, मुझे जो लग रहा है 2014 के बाद से जो लोग बच्चे देख रहे हैं उनको बताने की जरूरत ही नहीं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और इमरजेंसी क्या होती है और अघोषित इमरजेंसी क्या होती है, संस्थाएं किस तरीके से लूटी जाती हैं और मीडिया का क्या हाल है। मतलब इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं? नहीं, बताइए ना। अगर सबके बारे में अगर आप कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेट है तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि डेमोक्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय जोशी से जाके एक बार पूछ लीजिए कितनी डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, शशि थरूर से भी पूछ सकते हैं, शशि थरूर से पूछिए ना, शशि थरूर से जब हम नेहरू के बारे में चर्चा करते हैं तो नेहरू को गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? गांधी जी पे तो कंसेंसस है ना कि नहीं, उसमें भी कोई कंसेंसस नहीं, आप बोलिए। गांधी पे मतलब कंसेंसस है या नहीं कंसेंसस है? बार बार कह देते हैं यार कि वो तो जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसमें सब लोगों ने तो सरदार पटेल के बारे में कहा। गांधी तो राम राज्य चाहते थे, फिर तो राम पे होनी चाहिए सहमति सबसे पहले। राम राज्य, फिर तो वेजिटेरियनिज्म चाहते थे। महात्मा गांधी वेजिटेरियनिज्म चाहते थे। मालूम ही नहीं फिर जब गांधी से पूछा गया कि राम राज्य कैसा होना चाहिए, जवाब है आपके पास? हम लोग भी वही चाहते हैं। नहीं, हम तो नहीं चाहते। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बताइए। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण, ये उनके शब्द हैं, राम और कृष्ण के बारे में तो उतना नहीं पता कि ऐतिहासिक है या ऐतिहासिक नहीं है। अच्छा। लेकिन राम राज्य जो होना चाहिए वो अबू बकर अभी कोट करिए, अभी गूगल करिए, बोलिए। अबू बकर, उनके बाद वाले उस्मान, उमर, उनके समय में जैसा राज्य था वैसा होना चाहिए। राम राज्य इज इक्वल टू, अभी गूगल करिए, अभी आप अबू बकर, अभी आपको मिलेगा। अच्छा, मैं हवा में बातें नहीं, मैं सुन रहा हूं बात सर आपकी। अब आप इसको किस नजर से देखेंगे? फतवा हो गया होता इन पे तो जारी, बिकॉज राम के साथ तो ना जुड़ते अबू बकर और ये लोग। फैक्ट है, गूगल करिए, आपको मिलेगा। नहीं होगा, मैं आप कह रहे हो, मैं मान लेता हूं। मैं आपको भेज दूंगा, मुझे अभी भेज दूंगा। मैंने अभी हाल में कहीं पढ़ा इसको, और बहुत सुधांशु त्रिवेदी से पूछ लीजिएगा, उनको अच्छी तरीके से मालूम है। अच्छा, वो बीजेपी के प्रवक्ता। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी हो गई है कि बीजेपी ने कोई आज तक कोई इतिहासकार तो पैदा किया नहीं। अच्छा, विजयनगर की जानकारी क्या किसी बीजेपी के इतिहासकार ने दी है? किसी ने दी है? भाई कहीं ना कहीं तो विजयनगर का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। एक पॉइंट रेज कर सकता हूं फिर आप? अच्छा, आप बोल लीजिए फिर। एक सेकंड, मुझे भी एक वाक्य बोलना है। अच्छा, एक वाक्य मैं बोल सकता हूं? आपने अभी महात्मा गांधी जी को कोट किया कि राम राज्य की उन्होंने परिभाषा की अबू बकर वगैरह। आई एम अज्यूमिंग कि हरिजन में लिखा होगा, मोस्टली वो हरिजन में ही लिखते थे अपने लिए एक और व्यूज। हरिजन में उन्होंने एक और चीज़ लिखी, हिटलर किल्ड 5 मिलियन जूस, इट इज़ द ग्रेटेस्ट क्राइम ऑफ आवर टाइम, बट जूस शुड हैव ऑफर्ड देमसेल्व्स टू द बुचर्स नाइफ। उसका मुझे क्या करना है इसमें? आपने महात्मा गांधी को कोट किया है, ये कोट भी उन्हीं का है। और एक और कोट है ना, एक और कोट है सावरकर का कोट। नहीं, सावरकर जी को छोड़ दो, आप अभी मैं कह रहा हूँ ये व्हाट अबाउट री, मैं जो कहना, मैंने गलत तो कोट नहीं किया ना सर, हम लोग पकड़ के वी कांट होल्ड अ पर्सन। मैं एक सेकंड, मैं गलत नहीं कोट किया आपने। गलत नहीं कोट, मैं आपको इसलिए वो तो इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो ये बात ठीक है। अब देखिए, आप ज़ायनिज़्म पे मत जाइए। करण जी, मैं अपनी बात प्लीज। आशुतोष जी, आप क्या हो रहा है ना, देखो हम आपको एक महात्मा गांधी जी ने राम राज्य बोला तो उसमें कौन से, हम भी वो इंक्लूसिव, हम भी इंक्लूसिव वैल्यूज में ही राम राज्य की। राम जी ने जब लड़ी माँ सीता को वापस लाने के लिए, तो उनकी जो सेना थी उसमें वानर सेना थी, उसमें केवट थे, उसमें निषाद था, हनुमान जी, सब लोग थे। हम लोग भी आज वैसे ही चला रहे हैं, हमारे पास भी वही है, हम भी वही कर रहे हैं। पर समस्या क्या होती है ना कि हम लोग अपनी संस्कार और संस्कृति को हीन मानते हैं, और जो संस्कृति और संस्कार में किसी के लिए जगह काफिर बोलकर निकाला जा रहा है, उसको महानता की चरम सीमा पर डाल रही है। ये समस्या है। एक सेकंड, अब आशुतोष जी, आपने एक बहुत बढ़िया एक बात बार बार बोली, जरा इसका एक आपसे इस पे काउंटर चाहिए मुझे। आपने कहा ये इतिहास आपने पढ़ा कैसे? एक मिनट, आप जरा, आपका ध्यान चाह रहा हूं मैं जरा। गूगल अभी क्या, गांधी यूज्ड एग्जांपल ऑफ
Caliph Abu Bakr and Umar to illustrate his concept of Ram Rajya, a state of ideal governance based on righteousness and simplicity, especially when discussing the qualities of leadership and ethical हम कहाँ governance. बोल रहे कि नहीं बोला आपको, हमने एक सर, भी बार आपको एक झूठा सेकंड। बोला अब है? ये लोगों को हैरान करता है यार। एक सेकंड, अबू बकर- नहीं, मुझे तो हैरान जो गांधी जी के कोर्ट ने किया, जो सबसे ज्यादा किया था, वो जब खिलाफत मूवमेंट था तो उन्होंने कहा था कि हिंदूज शुड इवन लेट देमसेल्व्स डाई एट द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स बिकॉज इफ देयर डेथ ब्रिंग्स इन अ न्यू एरा दे शुड वेलकम इट। But anyways, this discussion is not on that is not Gandhi. on Gandhi, that is गांधी also जी a ने जो quote, बोला that's वो- all again saying ना, that is also a quote of गांधी Gandhi. शुड बी इतिहास में समग्रता में देखिए। तो नेहरू जी वही और बात मैं कह मुगलों रहा को भी हूं। देखना मैं- पड़ेगा ना। बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा। मैं हम लोग हाँ। एक चीज से भटक जाएंगे जरा। हाँ, इन्होंने एक बात बार बार कही कि भाई अगर देखो, अगर नेहरू ना होते तो डेमोक्रेसी ना होती, हाँ, इतिहास ना ये मिलता प्रॉब्लम हमें। है। आपने ऑल सेड एंड डन चोलास के बारे में पढ़ा, आपने इन सब के बारे में पढ़ा। मैं आपको एक जरा बता दूं इस बारे में। आरसी मजूमदार नाम के एक इतिहासकार थे, ठीक, वो बहुत क्रिटिकल थे नेहरू के बारे में। वो वैसे तो गांधी जी के बारे में भी काफी क्रिटिकल थे। उनका मानना था कि हमें ये बिल्कुल सही नहीं है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल। उन्होंने कहा सन्यासी रिबेलियन भी हुआ, बहुत चीजें हुई इसके अंदर। उनको अपॉइंट किया गया था एज द फर्स्ट हेड ऑफ द काउंसिल विच हैड टू राइट द इतिहास। उन्होंने जब अपनी पहली ड्राफ्ट दी 1951 में, नेहरू जी ने उनको कान से पकड़ के बाहर कर दिया। आरसी ये आप थे उस वक्त देख रहे थे। ये फैक्ट है सर। कान से पकड़ उनके अब कान से पकड़ के तो चलिए वो ठीक है, वो मैं जैसे आप मुझे आपके कह रहे साथ बैठे हुए ड्रामेटिक हो गया हूं मैं। बट उनको बाहर कर दिया गया। एंड देन हु वाज मेड द हेड ऑफ दिस एंटायर काउंसिल? एन इंडिविजुअल बाय द नेम ताराचंद। ताराचंद वो थे शहजाद जी, मुझे आपको पता मैं है। बताना हाँ, चाहूंगा। मुझे- ताराचंद जी का ये कहना था कि आदि शंकराचार्य को जो अद्वैत वेदांता का ज्ञान आया है वो इस्लाम के मोनोथेइज्म से आया है। अच्छा, जबकि अद्वैत वेदांता इज की कंप्लीटनेस ऑफ वन, उसमें क्रिएटर और क्रिएशन को अलग रखा गया है इस्लाम में, मोनोथेइज्म में। उनको बना दिया गया इसका हेड। और जो इतिहास हमारे पास आया जिसमें कि हमें पता लग पाया, वो देन है आरसी मजूमदार और जादूनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों की, जिन्होंने प्रताड़ना झेली है नेहरू की। डिस्पाइट नेहरू दे कुड गिव अस दिस इतिहास, जो आपका सवाल था। तो करण- इस पे आपको क्या कहना है? करण देखो, एक मैं बार बार इसकी चर्चा होती है, ये भारत की डेमोक्रेसी का कमाल है कि उसमें जदुनाथ सरकार भी है। नेहरू जी का नहीं है फिर कमाल ना? हाँ, एक मिनट सुनिए। ठीक, ठीक। भाई अब आज जो कुछ हो रहा मोदी जी का कमाल है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर वही थे तो उनका कमाल ही होगा ना फिर तो या तो आप मोदी भक्ति से बाहर निकल जाए, हम नेहरू की भक्ति से बाहर निकल जाते हैं ना। तो जो लीडरशिप जिसके हाथ में क्रेडिट तो उसी को देना पड़ेगा। उन्होंने निकाल दिया उन्हें। मैं दूसरी बात हाँ जी, कि ये भारत की डेमोक्रेसी की तारीफ करनी चाहिए, जिसमें ताराचंद भी हैं, जिसमें यदुनाथ सरकार भी हैं, जिसमें आरसी मजूमदार भी हैं, जिसमें बिपिन चंद्रा भी हैं, रोमिला थापर भी हैं, सारे लोग हैं। और जिसमें सावरकर भी एक अल्टरनेट हिस्ट्री लिखते हैं। मेरी जो आपत्ति है संघ को लेकर, बीजेपी को लेकर, वो कहते हैं इतिहास बदला गया, हम इतिहास को दुरुस्त कर रहे हैं। मैं उनको क्रेडिट तब देता जब उनके बीच से एक इतना बड़ा इतिहासकार निकलता जो अल्टरनेट हिस्ट्री लिखता और चैलेंज करता। तो ये आरसी मजूमदार जादूनाथ सरकार क्या है? वो सब उसी स्ट्रीम के थे। कहां से स्ट्रीम के थे यार? टोटली क्रिटिकल। नहीं, And they were banned. They were never banned। आज भी उनकी किताबें एजुकेशन करिकुलम में उनकी किताबें 30-30 साल की जंगों के बाद आए हैं सर। नहीं सर, ये बात फैक्चुअल है। अरे क्या बात, मैंने किताबें पढ़ रखी। आपने पढ़ी 70s में पढ़ी हैं? 80 के आसपास बिल्कुल पढ़ी हैं, पहले नहीं आई, पहले 20-25 साल। आरसी सर, आरसी मजूमदार की आप पढ़िए कोई एक किताब मिनट सर, मेरी जो एक फैक्चुअल बात है वो तो है ना, 20-25 साल उन्हें संघर्ष करना पड़ा अपनी किताबों को मेन तक पहुंचना। पब्लिशर तक जो होता था उसके ऑफिस तक मैं तोड़ दिए कहूं जाते थे। आज मुझे संघर्ष करना पड़ता है पब्लिशर करना के लिए। पड़ा होगा, अलग वो एक अलग बात है, बट मानिए तो उसको स्वीकारिए। उस टाइम पे वन साइडेड हिस्ट्री दी गई थी। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। जी जी, संघ की और बीजेपी की सबसे बड़ी फेलियर क्या है? सबसे बड़ी फेलियर, मैं सावरकर का क्रिटिक हूं, लेकिन सावरकर ने जो 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी है, इट्स अ ब्रिलियंट ऑल्टरनेट हिस्ट्री। उनके बाद किसने लिखी वो हिस्ट्री, जरा मुझे एक बता दीजिए। मुझे क्या कारण है कि आज की तारीख में संघ परिवार से या बीजेपी से कोई वर्ल्ड लेवल का फिल्म डायरेक्टर नहीं निकलता, पेंटर नहीं निकलता, स्कल्प्टर नहीं निकलता, इतिहासकार नहीं निकलता। संघ से क्यों निकलेगा? वो तो भारत से निकलेगा ना। अरे भाई, अब ये विक्रम संपत है, कांग्रेस अब विक्रम संपत एक बढ़िया इतिहासकार हैं। एक सेकंड, लेफ्ट लीनिंग वाले कितने लोग मिल जाएंगे आपको? एक सेकंड, अब विक्रम संपत इतने बढ़िया इतिहासकार हैं, विक्रम संपत। और आप लोग देखिए, अभी मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल दूंगा, मुझे गलत मौका बयानी दीजिए। कैसे की जाती है। रोमिला थापर को तो आप कहते हैं कि रोमिला थापर ने आर्यन इन्वेजन थियरी लिखी, जबकि उन्होंने आर्यन माइग्रेशन थियरी की। और उसके साथ साथ
सावरकर को आप क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते जब आर्यंस के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है? सर अभी आपने एक पॉइंट बोला कि संघ से कोई, हालांकि क्रिएटिव फील्ड के लोग कोई पार्टी लाइन से बंधे हुए नहीं होते, वो देश के होते हैं, वो तो दुनिया के होते हैं। मैं मानता हूँ कोई क्रिएटिव या आर्टिस्ट को या इनफैक्ट इवन जर्नलिस्ट को हम गोदी और जोड़ी नहीं बोलना चाहिए। जर्नलिस्ट गोदी तो बोलना पड़ेगा यार, नहीं जोड़ी भी बोल सकते, गोदी तो बोलना पड़ेगा, जोड़ी भी, फिर जोड़ी भी बोल सकते, हाँ जोड़ी भी बोलना, नहीं गोदी तो बोलना जैसे पड़ेगा। आशुतोष जी देखे ना, वो एक थी हमारी मित्र है, वो आती है डिबेट में, आपके साथ भी आती है, वो कल तक एक चैनल की संपादक, फिर टिकट ले लिया अगले दिन। अब जानते हो ना, हम भी टिकट लेकर अभी भी वो इतना चिल्लाना, गाली गलौज करना, आप समझ ही गए होंगे, है ना। कुप्रिय दर्शन होता है उनका, कुप्रिय दर्शन होता है, बहुत ही कुप्रिय दर्शन होता है उनका। तो मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को या क्रिएटिव लोगों को इसमें नहीं बांधना चाहिए। पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी 2 दिन पहले नेशनल अवार्ड डिक्लेयर हुए, केरला स्टोरी नाम की एक अद्भुत फिल्म बनी जो आतंकवादियों को एक्सपोज करती है, उसके डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिला, सुदीप्तो सेन। और फिर पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम कैसे दे दिया। अभी आप वकालत कर रहे थे कि कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल का नहीं हुआ, ये तो एक बढ़िया जब कोई आपका गाता है तो ये देखिए, क्रिएटिव लोगों को जैसे वो स्टोन करते ना, एक कुछ फिलोसफीज और केरला फाइल्स में पहले क्रेडिट दिया, क्लेम किया गया कि 30,000 लव जिहाद के केस क्लेम किया गया ना, कोर्ट में गए, अभी आप कितने केसेस आए? नहीं, टाइटैनिक डूबी थी तो केट विंसलेट और जो वो थे, लेट मी कितने केसेस आए थे? वो तो कोर्ट में मामला आया, कितने आए? लव जिहाद का कोर्ट नहीं बोला है, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा एडमिट किया। एक सेकंड, आप एक ऐसी फिल्म, अरे फिल्म है जो वो, फिक्शन पे बना, मतलब फिक्शनलाइज कर देते हैं फैक्ट को। 30,000 लव जिहाद के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए यू आर अ मैन ऑफ सर्टेन इंटेलिजेंस, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कांग्रेस करता तो मैं बात भी नहीं करता। एक फिल्म इज नॉट अ पीस ऑफ हिस्ट्री एंड फिल्म इज नॉट डॉक्यूमेंट्री। सुन लीजिए, फिल्म इज नॉट डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो। हम टाइटैनिक फिल्म को अप्रिशिएट करते हैं, हम मुगले आजम को अप्रिशिएट करते हैं, वो क्या हिस्ट्री है क्या वो? पर जब यहाँ पर एक रियल प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम लव जिहाद की, ये कोई सुदीप्तो सेन ने नहीं बनाई, कोर्ट ने बोला ये है, ओमन चांडी ने बोला। सुन लीजिए ना, अब फिगर हो सकता है कि 30,000 ना हो, 29,000 हो, 3 ना हो 6 हो, 3 भी क्या एक के साथ भी होना चाहिए क्या? मेरा और क्रिश्चियन चर्च ने बोला है, मालाबार चर्च ने, सिरो मालाबार चर्च ने बोला है। चर्च तो नहीं है ना आरएसएस के साथ, आरएसएस से नहीं निकला है। अगर उन्होंने एक चीज पर फिल्म बनाई जिस पर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो अब आशुतोष क्या माइक्रोस्कोप लेके बोल रहे, 30,000 का आंकड़ा बोल दिया तो देयरफॉर आई विल कंडेम यू। अभी आशुतोष दूसरे वाले बोल रहे थे, 2 आशुतोष बैठे इस डिबेट में। एक आशुतोष आता है, बोलता है कि आरएसएस और उस विचारधारा से कोई निकलता नहीं है, जब कोई निकलता है और कोई फिल्म बनाता है तो दूसरा आशुतोष निकल के बोलता है कि 30,000 का आंकड़ा दे दिया। ये 2 आशुतोष कहां? मुझे अच्छा लगा, एक ही रखो। वैसे मुझे अच्छा लगा कि शाहरुख खान की जिस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, मैं 10 मिनट नहीं देख पाया। जवान, वो तो मैं 10 मिनट भी नहीं देख, ईमानदारी की। अगर आप लोगों ने देखा हो तो देखो। सर ऐसा है, अवार्ड्स में जाएंगे ना तो अवार्ड, और उसके बाद शाहरुख खान ने क्या टिप्पणी की है कि मैं भारत सरकार का बड़ा शुक्रगुजार हूं। नहीं सर, नेशनल देखो ऐसा है कि पद्मश्री अवार्ड भी आपके कुछ ऐसे कॉलीग्स को मिला है जिनकी रिपोर्ट 5 मिनट नहीं दे सकते। अब किस में जाएंगे? आज पद्मश्री पीपल को मिलता है, तब पद्मश्री परिवार के लॉबिस्ट को मिलता था। राष्ट्रीय अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कार के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो फिल्म में 10 मिनट नहीं देख पाया, आशुतोष शुड गो इनटू फुटबॉल। पता है क्यों? मैं आपको बोलूं, आप फुटबॉल खेलो, आप हमेशा गोल पोस्ट ही चेंज कर रहे हैं। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ये कुछ और कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप फुटबॉल खेलो, क्योंकि आप जैसे नोबेल प्राइज में गांधी जी को हिंसा के लिए कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो वैसे ये कुछ उस तरीके की बात नहीं, वो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप फुटबॉल खेलो, क्योंकि कोई आपके खिलाफ गोल नहीं कर पाएगा। जब गोल करने आते तो गोल पोस्ट चेंज कर देते। आप इंसान हो या गोलकीपर हो, 12 फेल करते हैं, ये गोल, आप गोलकीपर हो। उससे अच्छा तो 12 फेल में जो था लड़का, उसको ही अरे साहब उसको मिला है, इस बार मिला है, उसको भी मिला है। हम तो विक्रांत मासी को मिला है। अच्छा सुनो यार, शाहिद के लिए उसको मिला था, ये अपना राजकुमार राव को। अभी अगली बार उसका वो श्रीकांत फिल्म आएगा, 1 साल डिले चलता है बाय द वे, नेशनल अवार्ड 1 साल डिले चलता है, तो अगले वर्ष आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस बार जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अच्छा विक्रांत मासी अभी पसंद है कि नहीं? पुरस्कार का अपमान है ये। अभी विक्रांत मासी आपके इकोसिस्टम को पसंद है कि नहीं है? हमें तो पसंद, 6 साल पहले पसंद था, अभी पसंद नहीं है, बॉयकॉट। करंट
लेकिन ईमानदारी की बताना, हाँ जी। क्या तुमको लगता है कि शाहरुख खान डिजर्व करते हैं जवान के लिए बेस्ट नहीं, मेरे को तो नहीं अच्छी लगी थी फिल्म, पर मेरे को एक्टिंग, पर मुझे एक बात लगी इसमें, बिकॉज एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था कि मोदी जो है वो शाहरुख खान के विरोध में है, अवार्ड मिल गया खान जिन्हें पसंद नहीं है, तो अब ये तो खत्म हो गई बात, अब ये ऐसा तो नहीं है वो पहला नेशनल अवार्ड इसी अरे भाई दो मोदी आशीष सरकार ही हुई थी। अभी दूसरा आशीष और बोलेगा कि ये नहीं आज मोदी से के 10 साल बाद कहा जाएगा कि हम लोगों को क्यों कम्युनिस्ट कह रहे थे, हमने तो शाहरुख खान को जो है तो इसलिए best दिया, actor का award इसलिए दिया। ऐसा है। पर सुनिए आशुतोष जी, आपने क्योंकि अभी छेड़ा ही है फिल्म का टॉपिक, तो किशोर कुमार के गाने कब बंद हुए थे? ठीक है भाई। अरे ये तो बहुत दुखती रखचुली किस्सा कुर्सी कब बैन लगा था, आंधी पे कब बैन लगा था, अब बताइए ना। सारे- नेहरू की सारे उपज नेहरू से, और- हाँ। नेहरू की उपज है ये, बट- ये नेहरू की उपज है। पहली बार मैंने देखा कि देश का एक उपराष्ट्रपति कैसे अचानक जो है अरे भाई बहानेबाजी इसलिए तो करके मैं इस्तीफा बोलूंगा। दे देता है। अरे भाई साहब इसको ना देखे, अभी आशुतोष जी आप या पता नहीं, या संजय जोशी जैसे लोग जो हैं, ऐसा लोग नहीं, मैं वाइस प्रेसिडेंट वाला इशू एड्रेस ही कर देता हूँ ना। एक अभी मूवी चल रही है सैयारा, आपने देखी है सैयारा? नहीं, सैयारा देखी। सैयारा में मैंने मुझे पता चला कि आप सैयारा काफी आजकल कोट कर रहे हैं, मुझे देखनी पड़ी। सैयारा में जस्ट पांच Five मिनट लास्ट five को सैयारा में जो लोग आए दिन मतलब जिनका भी विश्वास होता है सिचुएशनशिप में, वो रिलेशनशिप को देखकर रो रहे हैं, वो ऐसा सैयारा है। वो निब्बा निब्बी बोलते हैं उनको कॉलेज की स्लैंग में, हमारी जेन जी की स्लैंग में। तो आजकल जो है पॉलिटिकल निब्बा निब्बी, जो कल तक उनका बोल रहे थे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन करके धांकड़ को हटाओ, उसके पोस्चर का मजाक उड़ा रहे थे उनको बोल रहे थे ये सबसे बायस्ड आरएसएस का एकलव्य कैसे बन गया। आज वो बोल रहे जगदीप धनखड़ जी जब पत्र लिख करके कि मेरे हेल्थ रीजन है, नहीं हेल्थ की वजह से नहीं गया, हम जानते हैं, हम जानते तुम्हें भी यकीन नहीं है कि उन्होंने हेल्थ रीजन पे इस्तीफा दिया, सैयारा तुम्हें भी यकीन नहीं है। देखो मैं तो सूत्र को मूत्र नहीं मानता, पर मैं आप अपने सूत्र बता दो हमको, कोट कर लो कौन सा सूत्र है। पर दिल पे हम हाथ सूत्र को दिल मूत्र पे नहीं हाथ रख के मानते। बोलो कि क्या उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया मैं है? देखिए, मैं कभी भी कोई व्यक्ति अगर लेटर पे कुछ लिखे, जैसे नेहरू जी ने लेटर पे लिखा तो मैं तो लेटर नोट पे जाऊंगा। अच्छा करण, चलो तुम हमारे लेटर नोट पे नहीं जाना है क्या? डू यू बिलीव कि मेडिकल ग्राउंड में इस्तीफा भाई, दिया? देख रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू हेल्थ अकाउंट पे अनफोल्ड। दिया और एक आदमी जाके उनके घर में विश करने नहीं जा रहा है। एक आदमी कम से कम अमरूद ही दे देता है, यार भाई साहब आपकी तबीयत देखिए, बड़ी खराब है, आप नहीं अमरूद एक खा सेकंड, लीजिए। जब वो हॉस्पिटल में थे कौन गया अमरूद देने? अब तो इस्तीफा बताइए, दीजिए मतलब यार। हम लोग का इतनी देखिए ये तबीयत ना खराब है समस्या कि है। देश के अच्छा राष्ट्रपति एक साल नहीं बने रह सकते। पहले आप लोग और नीतीश कुमार जो है उनकी तबीयत बहुत शानदार है, वो पत्ते बंधे। नहीं ऐसा है, नहीं लालू जी की तबीयत इतनी शानदार है कि वो बेल पे आए तबीयत पे और फिर प्रेसिडेंट बन गए। अब दूसरी छोड़िए ना, आशुतोष जी एक चीज करिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया फिर उनके खिलाफ इतने शानदार थे? कांग्रेसियों से पूछिए ना। अरे आपने डिफेंड किया है इसको यहीं पे डिबेट में डाले क्लिप। इसको यहीं पे रोकते हैं, बहुत ही रोमांचक। बट करण, यू कांट बी डिप्लोमेटिक, यू कांट बी डिप्लोमेटिक। नहीं, यू शुड अच्छा। आंसर द क्वेश्चन कि मेडिकल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया You will not take a stand, but Karan has to take a देखिए stand. एक यूनिक चीज हुई है, पर मैं एक बात बताऊं, नहीं, क्योंकि आप ये बता रहे आंसर तो हैं, सही इन है। दोनों आपके में और धनकर जी में एक चीज कॉमन है। एक व्यक्ति है जिसने उनसे मिला वो हट गए पद से, एक व्यक्ति है जो आपसे मिला आपने राजनीति छोड़ दी। ये वो व्यक्ति कौन है आप सब सोच सकते हैं कौन है वो व्यक्ति। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। You have to tell कि ये मेडिकल ग्राउंड वाली बात आपको And पच रही नहीं पच रही। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दिस हैज बीन अ फैसिनेटिंग I डिस्कशन। must give full credit to Ashutosh and wish him all the best for his book. हाँ, इसको नेहरू समर्थक भी पढ़ेंगे, इसको मोदी समर्थक भी पढ़ेंगे और इसकी टीका टिप्पणी होगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे टीवी चैनल्स भी ऐसी डिबेट ऑर्गेनाइज करें नहीं बिल्कुल, जहां पर किसी को विरोधी नहीं, जैसे पीएम ने बोला कि हो सकता है कि दल हित में तो हम लोग अपने मत अलग अलग रखे, पर देश हित में कम से कम मन एक रखने के लिए कहीं तो हम लोग साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिक्लेमिंग भारत इज द नेम ऑफ हिज बुक। अपने हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे से शोध भी किया है, एंड इट हैज लेयर्स, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, धन्यवाद, थैंक यू।